हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके ना। ये आपका लेक्चर नंबर 11 होने वाले जो हमारी यहाँ पे एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए जो हमारी यहाँ पे पीवाईक्यू सीरीज चल रही है उसका, जहाँ पे हम पीवाईक्यूज तो सॉल्व कर ही रहे हैं, पर साथ ही साथ जिस भी टॉपिक से वो पीवाईक्यू आए उस कंप्लीट टॉपिक को भी हम यहाँ पे साथ में डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, ताकि आपके साथ ही साथ कंप्लीट रिवीजन भी आपका यहाँ पे हो पाए पीवाईक्यूज के हेल्प से। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई सजेशन होता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन कर सकते हो। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए जो भी हम यहाँ पे करा रहे हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। आपको एकदम फ्री पीडीएफ देखने को मिलेगी, कोई भी सब्सक्रिप्शन फी ऐसा कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तो चलो अब हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि लास्ट एम्परर कौन थे आपके यहाँ पे मौर्यन डायनेस्टी के। ठीक है, तो मौर्यन डायनेस्टी के आपके लास्ट रूलर या फिर लास्ट एम्परर कौन थे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो देखो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, आपको यहाँ पे याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये है आपके यहाँ पे फाउंडर। ठीक है, तो यहाँ पे मौर्य नहीं लिखा है तो पूरा लिख दे रहा हूँ, क्योंकि वरना आप यहाँ पे कंफ्यूज कर जाओगे चंद्रगुप्ता से। ठीक है, जो आपके गुप्ता एम्पायर या गुप्ता डायनेस्टी के हैं। ठीक है, तो एक नाम के आपके अलग अलग रूलर है, तो इसलिए यहाँ पे मैं कंप्लीट नाम लिख दे रहा हूँ। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये बेसिकली आपके हैं यहाँ पे फाउंडर। ठीक है, ये है यहाँ पे फाउंडर, किसके फाउंडर है, मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर है, और इन्होंने यहाँ पे ढूंढा था 322 बीसी में। ठीक है, तो यहाँ पे ये ईयर भी आपको यहाँ पे याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आपको देखने को मिलते हैं इनके बेटे का नाम है यहाँ पे बिंदुसारा। ठीक है, बिंदुसारा। उसके बाद इनके बेटे का नाम है यहाँ पे अशोका, तो यहाँ पे ये आपके हैं थर्ड। ठीक है, तो वैसे आपसे लास्ट पूछा है तो ऑब्वियस ही बात है फर्स्ट होना नहीं है, ना ही थर्ड ऑप्शन होना है। ठीक है, मतलब सेकंड जो आपको दे रखा है अशोका, वो तो थर्ड किंग थे। इसके बाद देखो यहाँ पे आपके बीच में और भी सारे बहुत सारे रूलर्स आए हैं, जैसे आपके दशरथ आए थे, फिर संप्रति आए हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे जो आपको दे रखा है लास्ट ऑप्शन में शतधावन, तो ये भी बेसिकली सेकंड लास्ट रूलर थे। ठीक है, लास्ट नहीं थे, सेकंड लास्ट थे, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे बृहदारथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ये लास्ट रूलर क्यों आपसे पूछा, इसलिए पूछा क्योंकि इनको ओवरथ्रोन किया गया था। ठीक है, इनको बेसिकली यहाँ पे हटाया गया था। और किसने ओवरथ्रोन किया था ये आपसे जनरली यहाँ पे पूछा जाता है, पर यहाँ पे आपसे चलो रूलर ही पूछ लिया इन्होंने। तो इन्होंने इनको यहाँ पे किया था पुष्यमित्र शुंगा ने। ठीक है, पुष्यमित्र शुंगा ने। और इसी के बाद बेसिकली आपका यहाँ पे मौर्यन एम्पायर खत्म हुआ था और आपकी शुंगा डायनेस्टी शुरू हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी याद रख लेना, ये आपके शुंगा डायनेस्टी से हैं, क्योंकि इन्होंने ही यहाँ पे जब इनको हटाया तो उसके बाद इन्होंने ही अपनी डायनेस्टी यहाँ पे शुरू कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ना मेजरली चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड को और बिंदुसारा के टाइम पीरियड को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अशोका का टाइम पीरियड बहुत ज्यादा बड़ा है, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो एक क्वेश्चन में हम यहाँ पे नहीं करेंगे, वो आने वाले क्वेश्चन में हम यहाँ पे करते रहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपका शुंगा डायनेस्टी पूरा ही अलग हो जाएगा, तो उसके लिए भी यहाँ पे अलग से करा दूंगा मैं। और जैसा आपको पता होगा कि यहाँ पे ये जितनी भी डायनेस्टी है, ठीक है, चाहे आप शुंगा डायनेस्टी ले लो, मौर्यन डायनेस्टी ले लो, ये सब आपके मगध एम्पायर के अंदर आता है। ठीक है, मतलब मगध का रीजन इन्होंने कंट्रोल किया था। अब आपको ये पता होना चाहिए जो आपका मगध है ये आपका महाजनपद में से एक हुआ करता था। ठीक है, तो वो भी आपका अलग टॉपिक आ जाता है, उसके भी ऊपर हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पर अभी के लिए जितना आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये आप यहाँ पे प्लीज ध्यान से सुनना। ठीक है, अब देखो जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया था, फाउंडर आपको याद रखना है, लास्ट रूलर याद रखना है, किसने यहाँ पे इनको हटाया था ये याद रखना है, और कौन सी आपकी डायनेस्टी से वो रिलेट करते थे ये आपको याद रखना है। इसके अलावा और क्या आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ठीक है, जो आपके यहाँ पे ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं बेसिकली, तो आपसे अब ये पूछा जा सकता है कि इन्होंने किस डायनेस्टी के रूलर को हटाया था या फिर कौन से रूलर को हटाया था, है ना, ये आपसे पूछा जा सकता है। जब आपसे यहाँ पे इस तरीके से पूछा जा रहा है कि लास्ट रूलर आपके कौन थे मौर्यन डायनेस्टी के, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका मौर्यन एम्पायर था, मौर्यन डायनेस्टी थी, इससे पहले रूल करा करती थी आपकी नंदा डायनेस्टी। ठीक है, नंदा डायनेस्टी यहाँ पे रूल करा करती थी, और नंदा डायनेस्टी के यहाँ पे एक रूलर थे जिनका नाम था धननंदा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, इनका नाम क्या था यहाँ पे, धननंदा इनका यहाँ पे नाम था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ये चीज याद रखना। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ ओवरथ्रोन। ठीक है, ओवरथ्रोन यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य ने बेसिकली यहाँ पे ओवरथ्रो किया था यहाँ पे नंदा डायनेस्टी के रूलर थे जिनका नाम था धननंदा। और ये किसके हेल्प से किया था तो ये भी आपसे पूछा जाता है, तो ये भी याद रखना है, इन्होंने यहाँ पे हेल्प ली थी चाणक्य की। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि चाणक्य ने बेसिकली यहाँ पे इनकी हेल्प भी इसलिए करी थी क्योंकि जो धननंदा है उन्होंने चाणक्य की बेइज्जती करी थी। ठीक है, मतलब यहाँ पे उनके जो उस टाइम पे आप बोलोगे एक तरीके से जो दरबार लगता था, वहां पे इनको यहाँ पे सुनाया था। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की भी यहाँ पे इन्होंने हेल्प करी थी, और फिर यहाँ पे धननंदा को इन दोनों ने मिलकर हराया,
और फिर उसके बाद से आपका यहाँ पे मौर्यन डायनेस्टी की यहाँ पे शुरुआत हुई थी। और ये चीज यहाँ पे कहाँ पे लिखी हुई आपको देखने को मिलेगी, तो बुक का भी नाम आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो बुक का नाम है यहाँ पे मुद्र राक्षसा, ठीक है, मुद्र राक्षसा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिकली आपकी एक बुक है जिसके बारे जो बेसिकली यहाँ पे इनके बारे में बताती है, ठीक है, कि यहाँ पे किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य का राइज हुआ था विद द हेल्प ऑफ आपका चाणक्य, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी बुक है और इसको लिखा किसने, अब ये आपसे पूछा जा सकता है। तो राइटर का नाम याद रख लेना, राइटर का नाम है यहाँ पे विशाखा दत्ता, ठीक है, विशाखा दत्ता, ये है आपके राइटर, ठीक है। आई होप कि आपको अभी तक चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब उसका देखो आगे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपसे यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो यहाँ पे आपसे ये पूछ लेगा कि यहाँ पे ये किस रिलीजन को फॉलो करते थे, एक तरीके से या फिर किसके पैट्रॉन थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जैनिज्म को फॉलो करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद क्या रखना है आपको यहाँ पे कि ये जैनिज्म को फॉलो करते थे। जैसे आपके अशोका तो आपके आखिरी में आते आते वो बुद्धिज्म, मतलब यहाँ पे बुद्धिज्म को फॉलो करने लग गए थे। इसी तरीके से जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे ये आपके यहाँ पे जैनिज्म को फॉलो करते थे, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा आपको यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आपको सेलुकस निकेटर के बारे में भी यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब सेलुकस निकेटर बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे तो ये रूल करते थे यहाँ पे ईरान वाला साइड या फिर सीरिया वाला जो साइड होता था उस एरिया को, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे जब इसको रूल किया था तो इनके और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में ना यहाँ पे एक ट्रीटी हुई थी जो बेसिकली थी यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हो मैरिज ट्रीटी, ठीक है। क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है, यहाँ पे मैं सीएम लिख रहा हूँ, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनके साथ इनकी क्या हुई थी, यहाँ पे एक मैरिज ट्रीटी हुई थी सेल्यूकस निकेटर के साथ, जहाँ पे सेल्यूकस निकेटर की जो डॉटर है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे शादी करी थी यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज बस आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब इसके रिस्पॉन्स में बेसिकली आपको क्या देखने को मिला था कि यहाँ पे जो सेल्यूकस निकेटर है इन्होंने 5 रीजन चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ पे गवर्न करने के लिए दे दिए थे, या फिर आप बोलो यहाँ पे मैरिज में उनको यहाँ पे भेंट दे दी थी, ठीक है, एक तरीके से गिफ्ट दे दिया था। तो वो कौन कौन से 5 रीजन थे यहाँ पे वो आपको यहाँ पे याद रखना है जो चंद्रगुप्त मौर्य को मिले थे शादी के बाद, ठीक है। तो जैसे आपका यहाँ पे पहला था यहाँ पे आर्या, जिसको हम बेसिकली यहाँ पे इंग्लिश यहाँ पे बोल सकते हैं हार्ट, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे एक रीजन था आरसोसिया, जिसको हम बेसिकली अपने लैंग्वेज में अगर हम बोले तो हम बोलते थे कांधार, ठीक है, यही आपने ज्यादा सुना होगा। फिर अगला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे जरोड सिया, और ये हम बेसिकली बोलते हैं बलूचिस्तान को। फिर अगला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा काबुल, ठीक है, ये था आपका यहाँ पे फोर्थ। और इसको यहाँ पे बोला गया था पारो पनीश दे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिकली आपके सारे रीजन थे जो यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर में अपनी बेटी की शादी कराते हुए ये चारों रीजन चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ पे दे दिए थे, ठीक है। यहाँ पे सही से यहाँ पे इसको यहाँ पे प्लीज यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है, CD2 आएगा, ठीक है। तो CD2 चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, सीएम लिख रहा हूँ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखना। और यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर को भी यहाँ पे चीजें मिली थी, जैसे यहाँ पे उनको मिले थे 500 एलिफेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें बस आपको यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर को मिले थे 500 हाथी और चंद्रगुप्त मौर्य को ये यहाँ पे ये रीजन मिल गए थे, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पे है इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा देखो जो सेल्यूकस निकेटर है इन्होंने अपॉइंट किया था एक अम्बेसडर, ठीक है, इन्होंने क्या किया था एक अम्बेसडर अपना यहाँ पे अपॉइंट किया था, उसका नाम आपसे जनरली यहाँ पे पूछा जाता है, तो उसका नाम है यहाँ पे मेगास्थनीस, ठीक है। एम्बेसडर यहाँ पे अपॉइंट किया था जिसका नाम है यहाँ पे मेगास्थनीस। और मेगास्थनीस की एक बुक भी है जिसका नाम है इंडिका, जिसके बारे में आपसे और भी ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे ये है बुक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जितनी भी आपको मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी यहाँ पे कौटिल्य की, अब देखो यहाँ पे कौटिल्य अगर आपको नहीं पता तो कौटिल्य बेसिकली यहाँ पे चाणक्य को ही बोला गया है, ठीक है। अब कौटिल्य चाणक्य कोई भी आपको क्वेश्चन में पूछे तो आपको पता होना चाहिए दोनों एक ही पर्सनैलिटी है। तो इनकी भी एक बुक थी जिसका नाम था यहाँ पे अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है। यहाँ पे रुको वापस से लिख दूं सही से, तो इनकी बुक का नाम था यहाँ पे अर्थशास्त्र, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ये थी यहाँ पे कौटिल्य की बुक, ठीक है, जिसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें बेसिकली यहाँ पे अरेंजमेंट्स के बारे में, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से यहाँ पे करा जाता था, इकोनॉमी कैसी थी, इन सब के ऊपर यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखना है। इसके अलावा जो आपके यहाँ पे एम्पायर था वो बेसिकली आपका यहाँ पे डिवाइड था प्रोविंसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपका डिवाइड था प्रोविंसेस में। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है,
इनको यहाँ पे प्लीज भूलना नहीं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे जैनिज्म को फॉलो करते थे। इन्होंने सेल्यूकस निकेटर की बेटी के साथ शादी करी थी, जहाँ से मैरिज ट्रीटी एक बनी थी, जहाँ पे उनको ये चारों जगह मिली थी जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई है। और बदले में सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी यहाँ पे दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद जो आपका सेल्यूकस निकेटर है, इसने अपना एक एम्बेसडर यहाँ पे रखा था इनके कोर्ट में, जिसका नाम था मेगास्थनीस, जिसकी एक बुक भी है इंडिका, जिसके बारे में आपसे पूछा भी जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक चाणक्य के हेल्प से, क्योंकि इन्होंने धननंदा को हराया था, तो चाणक्य यहाँ पे एक इनके चीफ मिनिस्टर की तरह यहाँ पे एक्ट करते थे, ठीक है, सीएम थे यहाँ पे ये। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, ये आपके यहाँ पे एक तरीके से थे चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ये भी याद रखना। और इनकी एक बुक थी यहाँ पे अर्थशास्त्र, जिसके बारे में आपसे जनरली यहाँ पे पूछा भी जाता है, ठीक है। तो ये सब आपके अभी तक छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए। अब देखो इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसके आगे, तो यहाँ पे इनको बोला जाता है कि ये पहले रूलर थे जिन्होंने जो आपका विध्यान रेंज है ना, उसके पार बेसिकली अपना एम्पायर को एक्सटेंड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जो आपका यहाँ पे विध्यान रेंज है उसके पार एक्सटेंड करने वाले अपना एम्पायर को ये पहले रूलर थे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, फर्स्ट रूलर टू एक्सपेंड एम्पायर, और वो भी कहाँ पे, विध्यांचल के पार, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो विध्यान रेंज है उसके पार, ठीक है। तो यहाँ पे ये छोटा सा पॉइंट बस आपको यहाँ पे याद रख लेना, जो आपसे पूछ सकता है। और बाकी तो आपसे यहाँ पे चलो कैपिटल पूछ सकता है यहाँ पे, तो कैपिटल भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो कैपिटल थी इनके टाइम पे यहाँ पे पाटलिपुत्र, ठीक है। जो प्रेजेंट टाइम का बेसिकली अगर आपसे बोले कि पाटलिपुत्र प्रेजेंट टाइम में क्या है, तो वो है आपका यहाँ पे पटना, ठीक है। तो ये छोटा सा यहाँ पे पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि पाटलिपुत्र यहाँ पे थी इनकी कैपिटल। और प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो पाटलिपुत्र बेसिकली प्रेजेंट टाइम में है आपका यहाँ पे पटना, जो आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक। अब देखो इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं इनके बारे में, तो इनके अंडर जो यहाँ पे जुडिशरी थी ना, जुडिशरी का मेन जो यहाँ पे हेड था उसका नाम था यहाँ पे धर्म अधिकारी, ठीक है, धर्म अधिकारी, जिसको आप बेसिकली आप बोल सकते हो चीफ जस्टिस, ठीक है, एक तरीके से। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में भी आप देखोगे तो वही यहाँ पे हेड है यहाँ पे जस्टिस के, ठीक है, यहाँ पे जुडिशरी के। तो ये पॉइंट याद रखना। इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है कि इनके अंडर मंत्री परिषद यहाँ पे हुआ करती थी, ठीक है। और मंत्री परिषद का यहाँ पे एक नाम था, जो नाम था यहाँ पे अमित्या, ठीक है। अमित्या बेसिकली यहाँ पे मंत्री परिषद को यहाँ पे बोला जाता था। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि मंत्री परिषद को क्या बोला जाता था, तो याद रखना इसको बोला जाता था यहाँ पे अमित्या। अब इसके अंदर यहाँ पे आते कौन कौन थे, तो पहले आते थे यहाँ पे पुरोहित, ठीक है। फिर आपके आते थे यहाँ पे युवा राजा, फिर आपके आ गए यहाँ पे महामंत्री, महामंत्री, ठीक है। इसके अलावा फिर आके थे आपके यहाँ पे सेनापति। तो यहाँ पे ये आपको चारों चीजें यहाँ पे याद रखनी जो आपसे यहाँ पे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये सब आपके हो गए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें। अब देखो इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है कि इनके अंडर ना जो आपके यहाँ पे स्पाइस होते हैं ना, जैसे प्रेजेंट टाइम में जो आपकी जासूस है, इनको बोला जाता था यहाँ पे गुढ़ा पुरुषास, ठीक है, गुढ़ा पुरुषास। तो यहाँ पे ये नाम भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट नाम है। तो जितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब आपको यहाँ पे मैं एक साथ में ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम आ जाते हैं अपने यहाँ पे सेकंड रूलर पे, जो हमने डिस्कस किया था, वो है आपके यहाँ पे बिंदुसारा, बिंदुसारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसारा के बारे में ही हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैंने आपको यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं, तो वो आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट चलो और लिख लेना, कि जो आपके यहाँ पे ट्रेजरी ऑफिसर यहाँ पे हुआ करते थे, ठीक है, जो यहाँ पे चीफ ट्रेजरी ऑफिसर जो आपके यहाँ पे हुआ करते थे, उनको यहाँ पे क्या बोला जाता था, ये आपसे अगर पूछ ले तो इनको बोला जाता था यहाँ पे सन्निधाता, ठीक है। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे आपके जो पॉइंट्स है ना, इनके बारे में जनरली आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा फिर जैसे आपके रेवेन्यू कलेक्शन जो होता है, रेवेन्यू कलेक्शन जो होता है, इसके अगर आपको ऑफिसर के बारे में पूछा जाए कि यहाँ पे कौन करता है, तो ये है आपके समहारता, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा जो बनेगा। तो ये सब आपको आई होप कि समझ में आ गया हो, ठीक है। नहीं आए तो अभी यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लेना, इसको रिवाइज करते रहना, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे बिंदुसारा पे। तो बिंदुसारा का अगर टाइम फ्रेम पूछे यहाँ पे, तो 297 से 272 बीसी तक है, ठीक है। तो ये आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना। इसके अलावा देखो अगर आपसे चंद्रगुप्त मौर्य का पूछे, तो चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ पे अलग से यहाँ पे लिख लेना। तो 322 में इन्होंने यहाँ पे शुरुआत करी थी, तो 297 बीसी तक यहाँ पे इनका चला था, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ जाना, ठीक है, 297 तक। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है इनके साथ साथ। फिर देखो इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे बिंदुसारा से रिलेटेड, तो बिंदुसारा से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें याद रख लेनी है। तो सबसे पहले वापस चल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इनको क्या क्या नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो सबसे पहले इनका यहाँ पे नाम है अमृत्रो चैटेस,
ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे ग्रीक में बोला जाता है, तो यहाँ पे ये याद रखना कि इनका ग्रीक में बेसिकली नाम है यहाँ पे अमृतोचेटेस। इसके अलावा यहाँ पे इनको बोला जाता है यहाँ पे अमृत्रो गहत्राता, जो बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब निकलता है यहाँ पे किलर ऑफ एनिमीज। ठीक है, किलर ऑफ एनिमीज का मतलब है यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको ये दो नाम से यहाँ पे जाना जाता है, दोनों नाम आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये एक एथीस्ट थे। ठीक है, और यहाँ पे ये इंटरेस्टेड थे आपके यहाँ पे आजीविका सेट में। आजीविका सेट में यहाँ पे ये इंटरेस्टेड थे और ये आपके एथीस्ट थे, तो ये भी पॉइंट याद रखना। मतलब यहाँ पे ऐसा समझ लो कि यहाँ पे कोई रिलीजन वगैरह यहाँ पे ये फॉलो नहीं करते थे। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है कि इनके यहाँ पे बेटे का नाम था यहाँ पे अशोका। ठीक है, फिर इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है कि इन्होंने अशोका को उज्जैन का यहाँ पे क्या बना दिया था, यहाँ पे अम्बेसडर बना दिया था अपने कार्यकाल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे यहाँ पे अशोका कौन से जगह के अम्बेसडर थे, तो वो थे यहाँ पे उज्जैन के। ठीक है, और क्यों यहाँ पे बेसिकली बनाया गया था, तो एक तरीके से यहाँ पे इनको यहाँ पे काम दिया गया था कि जो उस टाइम पे तक्षशिला में, ठीक है, तक्षशिला एक और आपकी जगह है, तो वहां पे जो रिवोल्ट हो रहा था उसको यहाँ पे इनको काम दिया था कि इसको यहाँ पे सप्रेस करो, मतलब यहाँ पे इसको रोको या फिर आप बोल लो यहाँ पे खत्म करो। ठीक है, तो फिर जो कि यहाँ पे अशोका ने करके भी दिखाया था, तो यहाँ पे तक्षशिला रिवोल्ट को यहाँ पे इन्होंने सप्रेस भी कर दिया था। अब इसके अलावा देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपकी यहाँ पे रह सकती है, वो आपकी यहाँ पे जैसे रह सकती है फॉर एग्जाम्पल कि इनका जो एम्पायर था इन्होंने एक्सटेंड कर दिया था यहाँ पे माइसोर तक। ठीक है, तो इन्होंने जो अपना एम्पायर था इसको एक्सटेंड कर दिया था यहाँ पे माइसोर तक। ये आपसे पूछ लिया अगर, तो यहाँ पे ये चीज याद रख लेना। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो याद रख लेनी है, वो आप यहाँ पे याद रख सकते हो। जो यहाँ पे, एक मिनट रुको, यहाँ पे जो आपके मॉन्ग थे ना, एक बुद्धिस्ट मॉन्ग थे जिनका नाम था यहाँ पे तारानाथ। ठीक है, एक बुद्धिस्ट मॉन्ग थे जिनका नाम था यहाँ पे तारानाथ। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, ये है आपके एक बुद्धिस्ट मॉन्ग। तो ये ना आपके जो बिंदुसारा है इनको क्रेडिट देते हैं कि इन्होंने 16 स्टेट जो बेसिकली आपके उस टाइम पे आते थे दो सी के बीच में, इनको यहाँ पे कैप्चर करा था। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदुसारा को ये क्रेडिट देते हैं। ठीक है, बिंदुसारा को यहाँ पे क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे कॉन्कर किया था जो आपका यहाँ पे लैंड आता था बिटवीन द सी। ठीक है, बिटवीन द सी। तो उस टाइम पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे आपका 16 स्टेट्स। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख लेना। बाकी 16 स्टेट्स अगर याद नहीं रहे तो बाकी सिंपल टर्म्स में याद रख लेना कि कौन से बुद्धिस्ट मॉन्क थे, क्या नाम था, जिन्होंने बोला था कि बिंदुसारा को, मतलब एक तरीके से यहाँ पे अ, बोल सकते हो आप एक तरीके से कि उन्होंने बोला था कि बिंदुसारा ने यहाँ पे कॉन्कर किया था बेसिकली लैंड बिटवीन द सीज। ठीक है, बिटवीन द सीज मतलब यहाँ पे इंडिया का अगर आपने हिस्सा देखा हो नीचे का सदर्न इंडिया, तो इस तरीके से है ना, इधर एक आपका सी है, इधर एक सी है, इधर बे ऑफ बंगाल, इधर अरेबियन सी। तो यहाँ पे जो रीजन है ना, इसको बेसिकली बोला जा रहा है कि इन्होंने यहाँ पे कॉन्कर किया था। ठीक है, सी के बीच का जो यहाँ पे लैंड एरिया है उसको कॉन्कर किया था। तो ये किसने बोला था यहाँ पे, तारनाथ ने बोला था यहाँ पे, जो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे याद रख लेने चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड। फिर हमने फाउंडर और लास्ट रूलर हमने थोड़ा देख लिया। देखो यहाँ पे जो लास्ट रूलर है या फिर सेकंड लास्ट रूलर है वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, पर यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट है, जो आपके यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, चंद्रगुप्त हो गए, फिर बिंदुसारा हमने देख लिया, अशोका अगले इंपॉर्टेंट आ जाएंगे, उसका लास्ट रूलर। ठीक है, वो हम आने वाले टाइम में डिस्कस कर लेंगे। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे बोल रहा है कि कौन से लेक पे आपका यहाँ पे गोल्डन टेम्पल लोकेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ इनके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़े फैक्ट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो गोल्डन टेम्पल है वो बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट किसने किया था यहाँ पे बनवाना। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना जो आपके फिफ्थ गुरु थे, ठीक है, जिनका नाम था यहाँ पे गुरु अर्जन देव, गुरु अर्जन देव जी। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली यहाँ पे बनाना शुरू किया था यहाँ पे गोल्डन टेम्पल को। तो अगर आपसे यहाँ पे ये पूछे कि किसके टाइम पीरियड पे यहाँ पे खत्म हुआ था यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे ये आप यहाँ पे याद रखना कि एंड हुआ था यहाँ पे सिक्स्थ गुरु के अंडर। ठीक है, उनका यहाँ पे क्या नाम था, उनका नाम था यहाँ पे गुरु हरगोबिंद जी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही गुरु के नाम आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था गुरु अर्जन देव जी के अंदर, फिर खत्म हुआ था आपका यहाँ पे श्री हरगोबिंद जी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके हो गए फिफ्थ और सिक्स्थ गुरु, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे गोल्डन टेम्पल को किस दूसरे नाम से भी हम लोग यहाँ पे जानते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गोल्डन टेम्पल को हम लोग श्री हर मंदिर साहिब के नाम से जानते हैं। ठीक है, हर मंदिर साहिब के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे ये दूसरा नाम भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो लेक आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलती है अमृत सरोवर लेक। ठीक है, और यहाँ पे इसका एक्सकेवेशन भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका भी एक्सकेवेशन जो था वो यहाँ पे गुरु अर्जन देव जी ने ही यहाँ पे शुरू किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट भी याद रख लेना।
अब बाकी तो आपका यहाँ पे जो सुखना लेक है ये आपको चंडीगढ़ में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे ये आपका आंसर होना नहीं है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो लेक्स हैं उनको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका यहाँ पे केरला रीजन आता है, ठीक है। केरला रीजन में आपकी जो अष्टमुडी लेक है अष्टमुडी, तो ये अगर आपसे पूछे तो यहाँ पे ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि केरला में आपकी आती है अष्टमुडी, ठीक है। फिर तमिलनाडु में अगर आपसे पूछे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है पुलिकट, पुलिकट, ठीक। फिर इसी तरीके से जो आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलती है यहाँ पे कोलेरू। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है ना वो सब मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जैसे उड़ीसा की तो हमने यहाँ पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे या तो उड़ीसा लिख सकते हो या फिर आप यहाँ पे उड़ीसा लिख सकते हो। तो यहाँ पे इसके अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है चिलिका लेक, ठीक है। तो हम पहले भी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपके यहाँ पे एक सॉल्ट वाटर लेक भी है, ठीक है। हम पहले भी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है तेलंगाना के बारे में, ठीक है। तो तेलंगाना में आपके यहाँ पे जो लेक है उसका नाम है यहाँ पे हुसैन सागर, ठीक है, हुसैन सागर लेक। तो ये आपसे यहाँ पे पूछ सकता है। अब यहाँ पे साउथ के अलावा अगर हम यहाँ पे देखें जो आपसे पूछा जा सकता है, जैसे आपको यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे जैसे मणिपुर है, ठीक है। अब मणिपुर में आपको देखने को मिलती है यहाँ पे लोकतक लेक, लोकतक लेक। फिर जो आपका यहाँ पे त्रिपुरा है, अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इसके नाम से आपको लगेगा नहीं कि ये त्रिपुरा में है, तो इसका नाम याद रखना है। इसका नाम है यहाँ पे रुद्र सागर, ठीक है। रुद्र सागर लेक जो है ये बेसिकली आपको देखने को मिलती है यहाँ पे त्रिपुरा में, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। इसके अलावा देखो अगर हम बात करते हैं इसके अलावा, जैसे आपका यहाँ पे यूपी है, यूपी में आपको यहाँ पे एक वेटलैंड देखने को मिलता है। यहाँ पे अलग से इसको स्टामा कर लेना, वेटलैंड है। वैसे भी ये जितने भी आपको मैं बता रहा हूँ ना सब आपकी इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स ही हैं। तो यूपी में इसी तरीके से आपको एक देखने को मिलता है यहाँ पे नवाबगंज, ठीक है। तो नवाबगंज भी आपका एक वेटलैंड है, तो यहाँ पे अलग से भी लिख लो। और जितने भी अभी तक मैंने बताए ये सब भी आपके वेटलैंड है, तो एक तरीके से आपको लेक्स का कॉन्सेप्ट और वेटलैंड का कॉन्सेप्ट, ठीक है, दोनों हम यहाँ पे एक तरीके से कवर करते हुए चल रहे हैं। फिर देखो इसके अलावा आपको राजस्थान का अगर पूछे तो राजस्थान में आपका सबसे ज्यादा सॉल्टीएस्ट लेक है जो आपकी है सांभर लेक, ठीक है। इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर आपकी एक लेक आती है यहाँ पे पिचपोला, ठीक है। दोनों ही आपकी लेक आती है राजस्थान में। फिर इसके अलावा आपको यहाँ पे JNK के बारे में पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट जो लेक्स है जैसे वुलार लेक है, सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर आप बोल सकते हो, ठीक है, फ्रेश वाटर लेक है आपकी। इसके अलावा फिर आपकी यहाँ पे दाल लेक है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। फिर देखो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जैसे आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में आपका यहाँ पे पोंग डैम लेक है आपकी एक, ठीक। फिर इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम चलते हैं, हाँ असम के, असम नहीं बताया ना अभी तक, असम में देखते हैं। तो असम जो है आपका यहाँ पे, असम आपका है उरपद लेक, ठीक है। उरपद लेक भी बोलते हैं, उरपद भील नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। तो उरपद भील याद रख लेना, वरना उरपद तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए, ठीक। फिर इसके अलावा देखो अगर हम आगे बात करते हैं तो अब हम यहाँ पे सिक्किम देख लेते हैं, तो क्योंकि सिक्किम भी आपको पता है, मैंने जैसे पहले बताया था कि 7 आपकी सिस्टर स्टेट्स है, उसके एक आपका यहाँ पे ब्रदर स्टेट है, तो उसके बारे में आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो सिक्किम में अगर आप देखोगे तो सिक्किम में आपको देखने को मिलता है यहाँ पे सिलसाको भील, सिलसाको भील। और साथ ही में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है बून डाजन, ठीक है। तो ये दोनों ही आपको यहाँ पे याद रख लेना है, इससे रिलेटेड है, सिक्किम से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे 7 सिस्टर्स में आपका अरुणाचल रह गया एक। तो अरुणाचल की अगर हम बात करते हैं तो अरुणाचल में आपको देखने को मिलती है यहाँ पे भागागंज, ठीक है, ये आपका वेटलैंड है, तो ये याद रखना। और लद्दाख की अगर हम बात करेंगे तो लद्दाख में आपको देखने को मिलती है यहाँ पे सोमोरिरी, ठीक है, सोमोरिरी। तो यहाँ पे ये सब आपके इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अब जैसे आपको यहाँ पे ये हरीके लेक दे रखा है ना, ये आपका पंजाब का वेटलैंड है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख लो चलो। तो ये आपका पंजाब का वेटलैंड है, तो इसको भी यहाँ पे बिल्कुल भूलना नहीं है। इसी तरीके से जो चंडीगढ़ है सुखना लेक, ये आपका चंडीगढ़ का वेटलैंड है, ठीक है। चंडीगढ़ में बेसिकली आपको देखने को मिलता है, तो ये भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है। ये भी आप यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर लो या फिर अलग से लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी आपके इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे जो ज्यादा पूछने वाले थे वो तो मैंने आपको करवा दिए, पर इसके अलावा भी आपके और भी बहुत सारे लेक्स वगैरह हैं, तो हम धीरे धीरे फिर आगे डिस्कस कर लेंगे। वरना जितने भी आपके इंपॉर्टेंट थे वो सब हमने यहाँ पे कवर कर लिया, तो इनको तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए इनके बारे में, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी कंट्री ने बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम यहाँ पे बनवाया था 2008 समर ओलंपिक में, ठीक है। तो देखो इसका यहाँ पे सीधा सीधा अगर आपको स्टेडियम भी नहीं पता है, बस आपको ये पता होता है कि यहाँ पे 2008 का जो समर ओलंपिक था वो कौन सी कंट्री ने यहाँ पे होस्ट किया था, तो वही आपका यहाँ पे आंसर होना था। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये भले आपका 2019 में पूछा हुआ है, ठीक है, पर अभी भी अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ओलंपिक उसके बाद 2 बार हो चुके हैं। तो इसलिए आपसे यहाँ पे वापस से ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन वापस से आपसे पूछे जा सकते हैं, ओलंपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
तो वो हम थोड़ा सा अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो याद रखना, यहाँ पे आपका आंसर होगा यहाँ पे चाइना, ठीक है। 2008 वही आपका ओलंपिक है जो आपका बीजिंग में हुआ था, जहाँ पे अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था यहाँ पे शूटिंग में, है ना, आपको यहाँ पे पता भी होगा। तो ये चीजें आपको सब यहाँ पे याद रख लेनी है। अब देखो इसके अलावा आपको यहाँ पे और क्या याद रखना है, जैसे आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, तो लास्ट बार तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे 2000 के आसपास ही इसने यहाँ पे इसने शेड्यूल किया था ओलंपिक को, पर अभी ये वापस से 2032 में ब्रिस्बेन में यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे 2032 का जो ओलंपिक है ये आपका ब्रिस्बेन में देखने को मिलेगा आपको। फिर जर्मनी तो यहाँ पे 1900s में है, 1972 के आसपास आपका यहाँ पे हुआ था। फिर ब्राजील का आपका यहाँ पे 2016 में हुआ था, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, रियो जेनेरियो वहां पे हुआ था। अब जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, उनके बारे में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या क्या पता होना चाहिए। जैसे आपको फर्स्ट ओलंपिक कहाँ हुआ था, इनके बारे में पता होना चाहिए चीजें। तो जो आपका फर्स्ट ओलंपिक था ये आपका हुआ था 1896 में, और ये आपका हुआ था यहाँ पे एथेंस में, जो कि आपका बेसिकली ग्रीस में आता है, ठीक है, ग्रीस में। तो कंट्री आपको दे सकता है या फिर आपको सिटी दे सकता है, सिटी एथेंस है और कंट्री है यहाँ पे ग्रीस, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। इसके अलावा आपसे कभी कभी पूछता है कि वुमेन्स की पार्टिसिपेशन कब अलाउ करी थी, ठीक है, वुमेन्स को अलाउ कब किया था कि यहाँ पे वो पार्ट ले सकते हैं ओलंपिक में। तो यहाँ पे याद रखना वो आपका 1900 से शुरू हुआ है। तो यहाँ पे 1900 वाला बेसिकली जो ओलंपिक है ये आपका पेरिस में हुआ था, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, और इंडिया ने भी फर्स्ट टाइम इसी में ही पार्ट लिया है, ठीक है। फर्स्ट टाइम इंडिया ने भी जो यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था वो आपका 1900 वाले में ही किया है, ठीक। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये भी बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। अब इसके अलावा देखो आपसे यहाँ पे और क्या पूछा जा सकता है, तो आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल ओलंपिक में अगर हम देखें, ठीक है, मोस्ट गोल्ड मेडल किसी भी इंडिविजुअल के, ठीक है, इंडिविजुअल, तो वो यहाँ पे किसने जीते हैं। तो ये आपको नाम पता होना चाहिए, इंडियन नहीं है, ठीक है, पहली बात तो ये याद रखो। यहाँ पे है माइकल फिलिप्स, ठीक है, माइकल फिलिप्स, जो बेसिकली यहाँ पे आपके स्विमिंग से रिलेटेड है, ठीक है, माइकल फिलिप्स जो आपके यहाँ पे स्विमिंग से रिलेटेड है, स्विमिंग, ठीक है। तो ये याद रखना, और ये बेसिकली आपको यूएसए के हैं, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे तो अगर आपसे पूछता है कि इंडिया की बेस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है, यहाँ पे मैं ओलंपिक की बात कर रहा हूँ, पैरा ओलंपिक की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी याद रखना, इंडिया की अगर आपसे पूछता है यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस, अगर आपसे पूछे तो बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिली थी यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक में, जहाँ पे इंडिया ने 7 मेडल जीते थे, ठीक है, 7 मेडल यहाँ पे इंडिया ने जीते थे, ये इंडिया की बेस्ट परफॉर्मेंस थी। अब यहाँ पे अगर मान लो आपसे ये पूछे कि आपके जो मेडल्स थे वो कितने थे, क्या थे, तो देखो यहाँ पे याद रखना, गोल्ड मेडल अगर आपसे पूछे तो गोल्ड मेडल था यहाँ पे एक, ठीक है, सिल्वर आपसे पूछे तो 2 थे, और ब्रॉन्ज थे आपके 4। तो ओवरऑल कितने हो गए यहाँ पे, टोटल 7 मेडल हो गए। इसी तरीके से अगर आपका यहाँ पे पेरिस वाला ओलंपिक था, ठीक है, जो आपका अभी अभी हुआ है 2024 में ही, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे गोल्ड कितने हैं तो 0 है, सिल्वर आपसे पूछे तो 1 है, ठीक है, 1 सिल्वर है, और आपका यहाँ पे जो ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज आपके हैं यहाँ पे 5। तो यहाँ पे आपके टोटल मेडल कितने हो गए, ये आपके मेडल हो गए यहाँ पे 6, ठीक है। पर आपका जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो आपके मेडल्स से भी आता है, पर आपका यहाँ पे वो रैंकिंग सिस्टम से भी बनता है, ठीक है। पर आपको यहाँ पे मेडल टैली से रिलेटेड आपसे पूछे तो आपको यहाँ पे यही याद रखना कि सबसे ज्यादा मेडल अगर हमने किसी ओलंपिक में जीते तो हमारा वो टोक्यो ओलंपिक का ही बेस्ट परफॉर्मेंस था, ठीक है। तो ये आपकी थी यहाँ पे छोटी छोटी चीजें जो आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। इसके अलावा देखो आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है, तो वो और यहाँ पे याद रख लेना कि इंडिया का पहला मेडल, ठीक है, वो आपका कौन से आपके ईयर में आया था। अगर आपसे ये पूछता है कि इंडिया का पहला गोल्ड मेडल, ठीक है, इंडिया का फर्स्ट गोल्ड मेडल यहाँ पे, ठीक है, गोल्ड मेडल आपका कौन से ईयर में आया था, हम इंडिया की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, तो वो था आपका यहाँ पे 1928 का, जो आपका हुआ था एम्स्टरडेम में, ठीक है, जो कि आपका हुआ था यहाँ पे एम्स्टरडेम में, जो आपका 1928 का ओलंपिक हुआ था। तो यहाँ पे पहली बार इंडिया ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, ठीक है। और एम्स्टरडेम कहाँ है, अगर ये आपको यहाँ पे मान लो ऐसे दे दे कि 1928 और कंट्री दे दे, तो कंट्री है यहाँ पे नीदरलैंड, ठीक है। ये तो क्रिकेट भी खेलती है तो आपको यहाँ पे पता भी होगा, ठीक। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, वरना तो आपको यहाँ पे अगर पूछता है कि इंडिया का पहला मेडल कौन सा था, तो पहली बार जो मेडल आपको देखने को मिला था वो बेसिकली यहाँ पे 1900 में ही देखने को मिल गया था, जब इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था, और उसमें सिर्फ एक एथलीट ने पार्ट लिया था, और पर वो इंडियन ओरिजिन नहीं था, वो बेसिकली उस टाइम पे, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिशर्स गवर्न करते थे यहाँ पे इंडिया को, तो वो एक तरीके से आप समझ लो कि वो एक ब्रिटिशर ही गया था, पर इन द बिहाफ ऑफ इंडिया, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख सकते हो।
तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रख लेनी इंपॉर्टेंट जो है। अब उसके बारे में हम आगे और डिस्कस कर लेंगे, अब एक ही क्वेश्चन में सब कुछ डिस्कस नहीं करने वाले, पर यहाँ पे देखो और चीज़ जो आपको यहाँ पे जाननी है, जो आपसे यहाँ पे पूछी जा सकती है, तो वो यहाँ पे याद रख लेना। अभी जैसे आपका पेरिस में हुआ है, तो जो नेक्स्ट ओलंपिक्स आने वाले इनके बारे में आपसे पूछ सकता है, तो यहाँ पे याद रखना अगला आपका होने वाला है लॉस एंजलिस में, जहाँ पे बोला जा रहा है क्रिकेट भी आपका ऐड ही है, ठीक है। फिर आपका उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ब्रिस्बेन में, तो ये दोनों ही आपको नाम याद रख लेने हैं। ये आपका है 2028 में और ये आपका है 2032 में, ठीक है। ये आपका मिलेगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में है, ये आपका यूएसए में है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, इनके बारे में आपसे आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि आपको मैंने बताया था कि अभी तक हम लोग यहाँ पे ओलंपिक की बात कर रहे थे, ठीक है। अब अगर आपसे मान लो पैरा ओलंपिक पूछता है, अब देखो पैरा ओलंपिक में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस बार ओलंपिक तो यहाँ पे हमारा इतना अच्छा नहीं गया था, ठीक है। हम अच्छा बोलेंगे क्योंकि हमने तब भी 6 मेडल जीते हैं, पर बहुत जितना जो बाकी कंट्रीज परफॉर्म करती हैं उसके लेवल से अगर हम अपने आप को देखें तो हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते ओलंपिक्स में, ठीक है। यहाँ पे ट्रूथ है, ये सच्चाई है, ठीक है। पर यहाँ पे अगर हम पैरा ओलंपिक्स के केस में बात करते हैं तो पैरा ओलंपिक्स में हम हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं। हम मतलब हम एक तरीके से आप ऐसा समझ लो कि हम बॉटम ऑफ द टेबल नहीं रहते हैं, जो आपकी कंप्लीट कंट्रीज जो यहाँ पे हिस्सा लेती है उसमें हम यहाँ पे पैरा ओलंपिक में ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं। और इस बार हमने यहाँ पे देखा है कि पैरा ओलंपिक में हमारे यहाँ पे सबसे अच्छा आप बोल सकते हो यहाँ पे गया है इस बार का पहला ओलंपिक, जो आपका पेरिस का हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कितने मेडल जीते, 29 मेडल हमने टोटल जीते हैं, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। कितने गोल्ड जीते आपसे पूछ ले तो 7 गोल्ड जीते हैं, सिल्वर कितने जीते हैं 9, और ब्रॉन्ज जीते हमने यहाँ पे 13, ठीक है। तो टोटल आपके हो गए यहाँ पे 29 मेडल। अगर आपसे पूछता है बेस्ट परफॉर्मेंस तो आपका रहेगा यहाँ पे पैरा ओलंपिक पेरिस वाला, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी प्लीज यहाँ पे बिल्कुल भूलना नहीं। बाकी तो आपको मैंने जो पैरा ओलंपिक के अलावा जो ओलंपिक हुआ था उसके बारे में बता दिया यहाँ पे इस बार का जो हुआ था। और आपको यहाँ पे रैंक पूछ सकता है, हाँ तो ये याद रखे ना, पैरा ओलंपिक में हमारी रैंक है 18th, ठीक है। वहीं पे जो आपका ओलंपिक हुआ है, एक मिनट रुको यहाँ पे मैं वापस पीछे ले चलता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा ये पेरिस ओलंपिक जो हुआ है, तो यहाँ पे हमारी जो रैंक है ये हमारी आई है 71 ठीक है। 71 तो नहीं होती, 71 होती है, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे है 71। तो यहाँ पे ये आप खुद देख सकते हो यहाँ पे रैंकिंग में कितना ज्यादा गैप है, ठीक है। तो ये पॉइंट बस आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा देखो आपसे जो पूछा जा सकता है कि जो आपका अभी फ्रांस में पैरा ओलंपिक पेरिस ओलंपिक जो आपका बेसिकली हुआ है, इसका मैस्कॉट कौन था, है ना। मैस्कॉट जनरली आपसे पूछा जाता है, तो मैस्कॉट का नाम है यहाँ पे पायरेगिस, ठीक है। तो ये बस आपको यहाँ पे नाम याद रख लेना है जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा तो देखो यहाँ पे ऐसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। बाकी जो है ना जैसा आपको बताया वो सब आपको यहाँ पे याद रख लेना है, फिर हम बाकी धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। अब जैसे आपका टोक्यो वाला था, हाँ टोक्यो का मैस्कॉट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो टोक्यो का जो आपका यहाँ पे मैस्कॉट था, जो आपका टोक्यो वाला ओलंपिक हुआ था यहाँ पे, तो इसका मैस्कॉट था यहाँ पे मेराई तोवा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, मेराई तोवा, ठीक है। और ये आपका बेसिकली 2020 में आपका हुआ था। हमेशा याद रखना जो आपके ओलंपिक्स होते हैं ना, अगर कोई भी ऐसी कोई कंडीशन ना हो, जैसे इस टाइम तो आपका कोविड चल गया था तो इसलिए आपका यहाँ पे 1 साल बाद हुए थे ओलंपिक। पर कभी भी ऐसे मान लो कि जब भी आपको नेचुरल पूछे कि कितने साल बाद होता है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है हर 4 साल में होता है, ठीक है। हर 4 साल बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अभी जैसे 24 में हुआ, अब 28 में होगा, फिर 32 में होगा, फिर 36 में होगा। और 36 वाला बेसिकली यहाँ पे इंडिया बिड कर रहा है, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ओलंपिक इंडिया में होस्ट हो पाए, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, क्योंकि उससे एक तरीके से आप समझ लो कि इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट वगैरह भी आएंगे, टीम्स भी आएंगी, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आप एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा, तो एक तरीके से हम उस तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ पे डेवलप होंगे हम, जो भी रीजन में आपका होगा ओलंपिक। और साथ ही साथ इंडिया के टूरिज्म को भी यहाँ पे फायदा होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ओलंपिक करवाना भी यहाँ पे एक अच्छा काम रहता है, ठीक है। मतलब एक तरीके से कंट्री को यहाँ पे हेल्प करता है। नो आगे आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा पहला यहाँ पे वुमेन स्पोर्ट था जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था यहाँ पे ओलंपिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीजें याद रखनी है। अच्छा यहाँ पे मैं एक और नाम आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे पहले बोला था, अगर आपसे पूछता है कि पहला एथलीट कौन था यहाँ पे जिसने इंडिया से पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाता है कि पहला आपका यहाँ पे एथलीट कौन है इंडिया से जिसने पार्टिसिपेट किया था, जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे इंडिया ने 1900 में ही जो आपका पेरिस में ओलंपिक हुआ था उसमें ही यहाँ पे पार्ट लिया था। पर वो जो आपका एथलीट था, ठीक है, उस कंप्लीट ओलंपिक में सिर्फ इंडिया ने एक ही एथलीट भेजा था, और इसका नाम था यहाँ पे नॉर्मन नॉर्मन प्रिच चार्ड, ठीक है, प्रिच चार्ड। तो ये बेसिकली आप बोल सकते हो यहाँ पे कि इंडियन तो नहीं था, पर यहाँ पे एक तरीके से आप समझ लो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बस चीजें यहाँ पे याद रख लेनी जो आपको पूछी जा सकती है।
अब इसके अलावा तो देखो आपसे यहाँ पे जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, इसके बारे में अगर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो स्पोर्ट है, जो पहली बार यहाँ पे जो बेसिकली वुमेन स्पोर्ट है जो यहाँ पे ऐड किया गया था, तो वो था आपका टेनिस और गोल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे टेनिस भी यहाँ पे याद रख लेना है। और जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि 1900 में ही, ठीक है, वुमेन्स को यहाँ पे अलाउ किया गया था। यहाँ पे अगर आपसे ये पूछता है कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन पहली बार कब हुआ था, कौन से आपके ओलंपिक में, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये भी था आपका 1900। ठीक है, तो यहाँ पे गोल्फ और टेनिस इन दोनों को यहाँ पे ऐड किया गया था, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा भी देखोगे आप तो टोटल 5 स्पोर्ट्स थे। ठीक है, टोटल आपके यहाँ पे 5 स्पोर्ट थे जो आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, जिनमें से 2 तो आपके यही हो गए, एक तो हो गया आपका गोल्फ, एक हो गया आपका टेनिस। ठीक है, अब इसके अलावा आपका यहाँ पे जो था, एक था आपका यहाँ पे सेलिंग, जो बेसिकली बोट से रिलेटेड होता है ना, बोट रेस से रिलेटेड, वो आप यहाँ पे याद रख सकते हो। फिर एक था आपका यहाँ पे क्यूअट, और एक था आपका यहाँ पे इक्वेस्टेरियनिज्म, जो बेसिकली यहाँ पे घुड़सवारी जैसा आप बोल सकते हो, उस तरीके का आपका यहाँ पे ये वाला टूर्नामेंट या फिर एक तरीके से स्पोर्ट रहता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना। और ये जो आपका है यहाँ पे क्रिकेट, बेसिकली एक तरीके से आप गोल्फ जैसा मान सकते हो, पर गोल्फ होता नहीं है उसमें। बेसिकली आपके कुछ इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट से लगे रहते हैं आपके यहाँ पे ग्राउंड पे, जिसके अंदर से आपको एक तरीके से बोलो कि बॉल वगैरह यहाँ पे पास आउट करानी पड़ती है। ठीक है, तो वो अलग, थोड़ा अलग तरीके का गेम है। तो गेम्स में हम यहाँ पे इतना डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको जनरली ऐसा पूछेगा नहीं। पर ये 5 स्पोर्ट आपको यहाँ पे याद रखने हैं, जो बेसिकली यहाँ पे 1900 के ओलंपिक में यहाँ पे जोड़े गए थे। ठीक है, जिसके बारे में आपसे यहाँ पे पूछा भी जा सकता है, और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखो इसके अलावा आपको यहाँ पे और क्या चीजें याद रखनी है, जैसे आपको यहाँ पे इंडिया का पहला एथलीट तो मैंने बता दिया। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने सिल्वर भी जीता है। ठीक है, पर हम यहाँ पे ट्रू इंडियन की जब बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने गोल्ड जीता है, पहली फीमेल कौन है, इस तरीके से आपको चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन अगर आपसे पूछे जिन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता, तो नाम आपको यहाँ पे याद रखना है, वो है आपके अभिनव बिंद्रा। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे 2008 का ही ओलंपिक था, जो आपको मैं पिछले ही क्वेश्चन में बताया, तो ये याद रख लेना। फिर आपको यहाँ पे याद रखना है कि फर्स्ट वुमेन कौन थी जिन्होंने कोई भी मेडल जीता। ठीक है, फर्स्ट वुमेन जिन्होंने कोई भी मेडल जीता, चाहे गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, कोई भी आपका मेडल है, तो वो भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। इनका इनका नाम है यहाँ पे कर्नम मलेश्वरी। ठीक है, कर्नम मलेश्वरी। और इनके ऊपर बहुत से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आ रखे हैं। ठीक है, और अगर आपसे स्पोर्ट पूछे, अभिनव बिंद्रा है बेसिकली आपके शूटिंग से रिलेटेड, और कर्नम मलेश्वरी आपकी यहाँ पे रेसलिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा देखो, अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट मेल कौन थे, ठीक है, फर्स्ट मेल या फिर आप बोलो मैन कौन थे जिन्होंने कोई भी मेडल जीता था, एनी मेडल, तो वो आपके थे यहाँ पे केडी जाधव। केडी जाधव। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, जो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, फिर बाकी तो देखो हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया है हमारे अगर हम वैसे देखें इंडिया को जो रिप्रेजेंट करने गए थे उनको भी देख लिया हमने यहाँ पे, और फर्स्ट इंडियन की बात करें तो वो भी देख लिया। अब देखो यहाँ पे ना आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है रिंग्स से रिलेटेड, है ना, रिंग्स से रिलेटेड आपको जनरली क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे आपको टोटल 5 रिंग देखने को मिलती है। अगर आप ओलंपिक का साइन देखोगे ना, तो आपको टोटल 5 रिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब कौन कौन से कलर की होती है, और हर कलर एक बेसिकली कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, अब जैसे आपका यहाँ पे ब्लू कलर है, यहाँ पे मैं पहले कलर ही लिख लेता हूँ ऊपर की तरफ। तो जैसे एक आपका हो गया यहाँ पे ब्लू कलर, फिर आपका एक हो गया यहाँ पे येलो कलर, फिर है यहाँ पे ब्लैक कलर, फिर है आपका यहाँ पे ग्रीन कलर, और एक लास्ट में आता है आपका यहाँ पे रेड कलर। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा कलर कौन से कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हम अगर देखते हैं, तो ब्लू आपको हर एक को पता है यूरोप को ही करता है। ठीक है, अगर आपने यूरोपियन यूनियन का भी फ्लैग देखा होगा तो वहाँ पे ब्लू कलर है, और फिर उसके ऊपर स्टार्स वगैरह बने हैं। फिर एशिया को बेसिकली करता है आपका यहाँ पे येलो कलर। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे जो अफ्रीका है इसको करता है ब्लैक कलर, इसमें भी कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं है, आपको हर एक को पता होगा। फिर जो आपका ग्रीन है ये बेसिकली आपका ओशियाना को करता है। ठीक है, ओशियाना में एक तरीके से आपके जो ऑस्ट्रेलिया है, आपका न्यूजीलैंड हो गया, तो वो उधर वाले जो आपके यहाँ पे कंट्रीज हैं वो सब आते हैं। फिर जो अमेरिका है, अब अमेरिका मतलब दोनों अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, अमेरिका जब मैं लिख रहा हूँ तो मतलब इसका मतलब होता है यहाँ पे दोनों अमेरिका, यहाँ पे इसको यूएसए मत समझ लेना अमेरिका को। ठीक है, यहाँ पे ये है आपका नॉर्थ और प्लस आपका साउथ। ठीक है, अमेरिका जनरली लोग बोल देते हैं, पर वो अमेरिका मतलब होता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, जो अलग कॉन्टिनेंट है दोनों। यूएसए अगर आपको बोलना है तो बेसिकली आपको कंप्लीट या तो यूएसए बोलो या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलो। ठीक है, तो ये चीजें आपको बस यहाँ पे याद रखनी है, क्योंकि अमेरिका में तो आपका कनाडा, मैक्सिको, फिर आपका यूएसए, फिर कैरेबियन आइलैंड्स भी उसी में आ जाते हैं।
फिर आपका नीचे अगर आप जाओगे अमेरिका में, साउथ अमेरिका वाली कंट्रीज हो गए, अर्जेंटीना, ब्राजील, आपका निकारागुआ, ठीक है। बहुत सारी आपकी ऐसी कंट्रीज है, पैराग्वे है आपकी, उरुग्वे है, बोलीविया है। तो ऐसी कंट्रीज हो गई, चिली वगैरह हो गई, तो सब आपके यहाँ पे उसी में आएंगी। वो अमेरिका कंप्लीट कॉन्टिनेंट आपको दोनों जब मिला दोगे तब आप बोलोगे। तो रेड कलर जो है वो नॉर्थ अमेरिका प्लस साउथ अमेरिका दोनों को मिला के यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो यहाँ पे अगले अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले 1 मिनट रुको, यहाँ पे वापस से, हाँ 1 सेकेंड देना। यहाँ पे ये रेसलिंग में नहीं है, ठीक है, यहाँ पे वेट लिफ्टिंग में है। ये किसमें आपकी, यहाँ पे ये है आपकी वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज याद रख लेना, ये है आपकी यहाँ पे वेट लिफ्टिंग में, और जो रेसलिंग में है वो बेसिकली आपके केडी जादव है, ठीक है। नीचे आपका यहाँ पे रेसलिंग है। और साथ ही साथ आपको और क्या रखना है कि यहाँ पे जो कर्णम मल्लेश्वरी है, इन्होंने जो मेडल जीता है ये बेसिकली यहाँ पे 2000 का जो आपका सिडनी में ओलंपिक हुआ था, जो आपको बता भी रहा था, जो ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट टाइम यहाँ पे होस्ट किया था, वहां पे जीता है। और वो भी आपका जो अगर मेडल आपसे पूछ ले तो यहाँ पे याद रखना है, आपको यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा आपके जो केडी जादव है, अगर हम इनकी बात करते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे 1952 में, ठीक है, 1952 में जो आपका यहाँ पे ओलंपिक हुआ था यहाँ पे हेलसिंकी में, उसमें यहाँ पे इन्होंने मेडल जीता है। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट याद रख लेना। तो ये है आपका यहाँ पे हेलसिंकी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपसे पूछ सकता है कि कौन से आपके ईयर में जीता था, ये आपसे पूछ सकता है। और कौन सा मेडल जीता था, तो इन्होंने भी बेसिकली यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल ही जीता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी याद रखते हैं ना, इन्होंने भी यहाँ पे कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये भी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा जो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। दोनों ही यहाँ पे चीजें मैंने आपको बताई हैं, तो प्लीज इसको बिल्कुल भूलना मत। और जैसे केडी जादव है ना, तो इनका यहाँ पे एक निकनेम भी है, पॉकेट डायनामो का, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें याद रख लेना, अवार्ड वगैरह भी, और साथ ही साथ इनका यहाँ पे एक जो निकनेम है, ठीक है, निकनेम क्या है यहाँ पे, पॉकेट डायनामो, जो आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, जो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, तो ये तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली सब चीजें जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके अलावा देखो, अगर हम आगे बात करें तो इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे क्या चीज पता होना चाहिए कि जो आपका यहाँ पे हेलसिंकी है, तो हेलसिंकी आपका पड़ता क्या है, मतलब कौन से आपके कंट्री के अंदर पड़ता है ना, ये आपसे पूछ सकता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपका देखने को मिलता है फिनलैंड में, ठीक है। तो फिनलैंड की कैपिटल है बेसिकली आपकी यहाँ पे हेलसिंकी, जो आपको याद रखना है। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिडनी नहीं है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें बस जरूर आप यहाँ पे लिख जरूर लेना। ना अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकेम अ नोबल लियोट्रेट, मतलब बेसिकली यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किसने यहाँ पे नोबेल प्राइज जीता है, ठीक है। आपसे यहाँ पे ये चीज पूछी जा रही है कि पहले आपके इंडियन कौन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज यहाँ पे जीता है। तो सबसे पहले थे आपके यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे जीता था 1913 में, ये याद रखना ईयर। और कौन सी फील्ड में जीता था ये भी आपको पता होना चाहिए, वो है आपका यहाँ पे लिटरेचर फील्ड, ठीक है। तो लिटरेचर फील्ड भी आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। इसके अलावा फिर आप देखोगे यहाँ पे सीवी रमन ने यहाँ पे जीता है 1930 में। और इनकी फील्ड क्या थी, इनकी फील्ड है बेसिकली यहाँ पे फिजिक्स, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो साइंस, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर इसके अलावा देखोगे आप यहाँ पे, तो मदर टेरेसा ने भी यहाँ पे जीत रखा है नोबेल प्राइज। इन्होंने जीता 1979 में। और इनकी फील्ड है बेसिकली यहाँ पे पीस की, ठीक है, पीस नोबेल प्राइज इनको यहाँ पे मिला था। और इसी के बाद जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है, भारत रत्न जब मैंने आपको पढ़ाए थे तो वहां पे बताया था कि भारत रत्न मदर टेरेसा को 1980 में मिला था, और जब यहाँ पे इनको नोबेल प्राइज मिल गया उसके बाद अगले साल इनको यहाँ पे भारत रत्न मिला था, ठीक है। तो हम ये ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। इसके अलावा देखो, पीस में अगर आपसे पूछे और किसको मिला है, तो ये आप यहाँ पे नाम याद रख लेना, इनका नाम है यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी, इनको मिला है 2014 में, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, ये है आपके पीस से रिलेटेड। फिर आपके सीवी रमन जैसे आपके फिजिक्स से थे, ठीक है। तो इसमें ही यहाँ पे एक और पर्सनैलिटी को मिल रखा है जिनका नाम है यहाँ पे सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को यहाँ पे मिल रखा है। और इनको कब मिला है, इनको मिल रखा है यहाँ पे 1983 में, 1983, ठीक है। लिटरेचर में आपके यहाँ पे सिर्फ एक ही है, वो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर। फिजिक्स में आपके दो हो गए, पीस में आपके दो हैं। इसके अलावा अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो गांधी जी को नहीं मिला है, ठीक है, याद रखना है यहाँ पे गांधी जी को नहीं मिला। आपको ऑप्शन में जरूर कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा दे सकता है, आपको लगे कि महात्मा गांधी यहाँ पे नॉन वायलेंस की आप बोल सकते हैं एक तरीके से यहाँ पे उसको फॉलो करते थे, बहुत सारी कंट्रीज उनको यहाँ पे मानती भी हैं, पर तभी भी अगर आप देखोगे तो उनको यहाँ पे नहीं मिला है, ठीक है, नोबेल प्राइज। फिर अगर आप यहाँ पे आगे देखो तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमी की अगर हम बात करें, यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें दो नाम देखने को मिलते हैं। एक है आपके यहाँ पे अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन, जिनको मिला है यहाँ पे 1998 में।
और दूसरे हैं यहाँ पे अभिजीत अभिजीत बैनर्जी, ठीक है, अभिजीत बैनर्जी, जिनको मिला है यहाँ पे 2019 में। फिर इसके अलावा आप यहाँ पे एक और फील्ड आ जाती है, वो है आपकी यहाँ पे मेडिसिन की फील्ड। और मेडिसिन में ही अगर आप देखोगे तो जो आपका अवार्ड मिलता है यहाँ पे मेडिसिन के साथ साथ यहाँ पे इसको बोला जाता है फिजियोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही नाम याद रखने, आपको हो सकता है यहाँ पे मेडिसिन की जगह फिजियोलॉजी करके पूछ ले कि इसको किसको मिला है। तो यहाँ पे एक ही इंडियन आपके हैं, वो है यहाँ पे हरगोबिंद खुराना, हरगोबिंद खुराना, ठीक है। तो ये भी याद रखना 1968। तो ये ईयर इंपॉर्टेंट है, किसको कौन सी फील्ड में मिला है ये इंपॉर्टेंट है, कितने इंडियंस को मिला है ये आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा देखो, अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके यहाँ पे जो नोबेल प्राइज की यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, वो स्टार्टिंग हुई थी यहाँ पे 1901 से आपके यहाँ पे स्टार्टिंग हुई थी। और ये बेसिकली यहाँ पे जो आपके एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे, ठीक है, इनका नाम ही था यहाँ पे नोबेल, तभी उन्हीं के नाम पे बेसिकली यहाँ पे ये अवार्ड शुरू हुए। तो यहाँ पे स्वीडिश आपके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था यहाँ पे एल्फ्रेड नोबल। तो ये नाम भी आपको यहाँ पे याद रखना है, तो इन्हीं के ही नाम पे यहाँ पे ये चीजें शुरू हुई हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पे पूछी जा सकती हैं। अब ये आपसे पूछ सकते हैं कि कितने आपके डिफरेंट फील्ड्स में आपके यहाँ पे नोबेल प्राइज मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो फील्ड्स की अगर हम बात करें, तो फील्ड में जैसे आपका है यहाँ पे लिटरेचर, जो हमारे यहाँ पे मिल भी रखा है यहाँ पे, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है। फिर आपका फिजिक्स है, ठीक है, सीवी रमन को सबसे पहले मिला था यहाँ पे, अगर हम इंडिया के परस्पेक्टिव से बात करें। फिर केमिस्ट्री अगर आप देखोगे तो केमिस्ट्री में अभी तक नहीं मिला है। फिर आपका इकोनॉमिक्स हो गया जिसमें मिल रखा है, ठीक है, अमर्त्य सेन को पहले मिला था। फिर आप देखोगे यहाँ पे साइंस की फील्ड आ जाती है। फिर आपके यहाँ पे पीस की फील्ड आ जाती है। इसके अलावा फिर आपके यहाँ पे फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, ठीक है, यहाँ पे इसकी फील्ड आ जाती है। तो यहाँ पे इतने तरीके के आप बोल सकते हो, या फिर इतनी फील्ड्स हैं जिसमें आपको नोबेल प्राइज मिलता है, ठीक है, जो आपसे यहाँ पे पूछा भी जा सकता है। तो ये सब चीजें छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें, तो प्लीज इनको बिल्कुल भी यहाँ पे भूलना नहीं है, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और जैसा आपको यहाँ पे मैंने पिछले में लिखाया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपसे बोले फर्स्ट, तो वो है आपके यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर। आपको ईयर के हिसाब से चलना है, तभी मैंने आपको ईयर भी बताया। अगर आपसे बोलता है कि इंडिया के पहले कौन है यहाँ पे जिनको नोबेल प्राइज मिला है, तो वो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर। फिर अगर आपसे बोलता है कि इंडिया के लास्ट मतलब रिसेंटली कौन जीता है, लेटेस्ट कौन जीता है, तो आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है, ये है आपके अभिजीत बैनर्जी 2019 में, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे मान लो इकोनॉमिक्स में कौन जीता है, ये आपसे पूछ ले, या फिर चार नाम दे दे उनमें से तीन नोबेल प्राइज जीते हो, फिर आपसे बोले कि यहाँ पे इनमें इनमें से कौन नहीं जीता है, ये भी आपको दे सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, अगर बनने को यहाँ पे एग्जामिनर चाहे तो आराम से यहाँ पे क्वेश्चन अलग अलग बना सकता है। तो इसलिए आपको मैंने सारी चीजें बता दी है, तो आपको यहाँ पे ये सब चीजें यहाँ पे याद रख लेनी है। अब देखो इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखोगे, ओवरऑल आपके यहाँ पे कितने नोबेल पीस आपके यहाँ पे नोबेल प्राइज विनर है, तो वो है आपके यहाँ पे 9, ठीक है। तो टोटल नंबर भी आप यहाँ पे याद रख लेना। रविंद्रनाथ टैगोर एक हो गए, फिजिक्स के दो, तीन हो गए, फिर आपके यहाँ पे पीस के दो और हैं, तो यहाँ पे 5, 6, 7, 8, ठीक है, यहाँ पे 8 हो गए। और एक देखो आपके यहाँ पे केमिस्ट्री के भी हैं, यहाँ पे एक छूट गए हमारे, तो वो है आपके केमिस्ट्री के, ठीक है। केमिस्ट्री के यहाँ पे कौन है, तो इनका नाम है यहाँ पे वेंकटा वेंकटरा रमन रामाकृष्णन, ठीक है, वेंकटा रमन रामाकृष्णन। ये यहाँ पे जीते हैं 2009 में, ठीक है। ये आपके हैं केमिस्ट्री के, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना जो आपके यहाँ पे रह गए थे, ठीक है। बाकी आपके हो गए, तो यहाँ पे ओवरऑल हो गए यहाँ पे 9, ठीक है, टोटल अगर आप देखोगे तो हो गए हमारे पास यहाँ पे 9। अब देखो इसके अलावा यहाँ पे ये तो हो गए आपके इंडियन विनर्स। पर आपसे जनरली पूछता है कि दो आपके जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ना पे ये 1901 में, तो 1901 में कौन विनर्स थे आपके अलग अलग फील्ड में, जो आपके अवार्ड शुरू हुए थे उस टाइम पे, जितने भी आपके अवार्ड्स यहाँ पे अलग अलग फील्ड में दिए जाते थे, उसमें कौन विनर थे ये आपसे पूछता है। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना है, सबसे पहले आपके फिजिक्स के आपको यहाँ पे याद रख लो। फिजिक्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे विलियम रॉन्गटेन, विलियम रॉन्ग रियोंग टेन, ठीक है। और इन्होंने बेसिकली डिस्कवरी की थी यहाँ पे एक्सरेज की। ये आपको फिजिक्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सरेज की डिस्कवरी किसने की थी, तो यहाँ पे इनका नाम याद रखना, और इन्हीं इस पर्टिकुलर डिस्कवरी की वजह से इनको यहाँ पे ये नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। तो ये भी आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। फिर अगर आप आगे चलोगे तो आगे आपसे बोल सकते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री में, ठीक है, केमिस्ट्री में आपसे पूछा जा सकता है। तो केमिस्ट्री में आपको यहाँ पे नाम याद रखना है वेंट, ठीक है, और हॉफ, वेंट हॉफ, इनको मिला है यहाँ पे 2001 1901 में केमिस्ट्री में।
फिर नेक्स्ट आपके यहाँ पे आ जाते हैं मेडिसिन में। अब मेडिसिन में यहाँ पे जो मिल रखा है, यहाँ पे इनको मिला है बेहरिंग को, ठीक है, बेहरिंग। फिर नेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ पे लिटरेचर में। लिटरेचर में यहाँ पे मिल रखा है सेले प्रूडोमेन, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन यार अलग अलग हो सकती है, ठीक है, अपने हिसाब से आप प्रोनाउंस कर लेना। फिर पीस में अगर आपसे पूछे तो पीस में यहाँ पे है, एक मिनट रुको, सही से लिख दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखो पीस में आपको यहाँ पे नाम देखने को मिलेगा किसका, तो नाम है यहाँ पे पीस में जीन हेनरी डोनेंट का, ठीक है। यहाँ पे ऊपर की तरफ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे पीस में आपके आ जाएंगे जीन हेनरी डोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आपके अवार्ड्स है, पीस हो गया, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री फिजिक्स है, फिर मेडिसिन है, फिर आपका यहाँ पे लिटरेचर है, ठीक है। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपकी ये पॉइंट्स थे जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा देखोगे तो आपको यहाँ पे ना एक देखने को मिलेंगे यहाँ पे जो एक तरीके से आप बोल सकते हो यहाँ पे कि इंटरनेशनल पीस वगैरह से रिलेटेड यहाँ पे जिन्होंने काम किया था तो उनको भी यहाँ पे मिला था। तो एक और नाम यहाँ पे याद रख लेना, वो था आपका यहाँ पे फेडरिक पैसे, ठीक है, पैसी या फिर पैसे, ठीक है। तो ये दोनों नाम आपको यहाँ पे याद रखते हैं पीस के केस में। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गए। आपके टोटल थे यहाँ पे 6 विनर, तो आपको 6 विनर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जो आपको यहाँ पे नाम भी याद रखते हैं। इसके अलावा देखो आपसे यहाँ पे एक छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली वुमेन कौन थी जिनको मिला है यहाँ पे नोबेल प्राइज। तो इनका नाम भी याद रखते हैं, इनका नाम है यहाँ पे मैरी क्यूरी, ठीक है, मैरी क्यूरी। तो ये आपसे जनरली पूछा जाता है कि यहाँ पे इनको मतलब कौन सी वुमेन थी जिनको यहाँ पे पहली बार नोबेल प्राइज मिला था। और ये भी याद रखना कि इनको ना 2 बार मिल रखा है, ठीक है, 2 टाइम विनर है यहाँ पे ये। तो आप खुद सोच सकते हो एक बार ही जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो ये तो आपकी यहाँ पे 2 बार जीती हैं, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे ये चीजें याद रखनी है जो आपको यहाँ पे पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे हमने सब यहाँ पे डिस्कस कर लिया जो आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। इसके रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो आपको तो जरूर आप यहाँ पे पूछ लेना। आपको यहाँ पे जरूरी है यहाँ पे अपने साथ यहाँ पे डाउट लेके मत जाना, ठीक है। अब अगर आपसे मान लो यहाँ पे एक लास्ट और डिस्कस कर लेते हैं कि आपसे पूछ ले यहाँ पे कि मैरी क्यूरी जो है उन्होंने जो अवार्ड जीता यहाँ पे नोबेल प्राइज जो जीता पहली बार, वो कौन से फील्ड में जीता। अगर आपसे ये पूछ ले तो यहाँ पे याद रखना इन्होंने जीता था फिजिक्स के फील्ड में, ठीक है। पहली बार जब इन्होंने जीता था तो इन्होंने जीता था यहाँ पे फिजिक्स के फील्ड में, जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर अगर आपसे पूछता है यहाँ पे कि अगली बार जो यहाँ पे इन्होंने जो जीता है यहाँ पे ये अवार्ड, तो वो कौन सी फील्ड में जीता था, तो वो इन्होंने जीता था केमिस्ट्री के फील्ड में, ठीक है। तो दोनों ही फील्ड में यहाँ पे इन्होंने अवार्ड जीता है, सबसे पहले फिजिक्स के फील्ड में, फिर यहाँ पे केमिस्ट्री के फील्ड में। फर्स्ट फीमेल है आपकी यहाँ पे, ये भी याद रख लेना। फर्स्ट हमने यहाँ पे बाकी विनर्स डिस्कस कर लिए, इंडिया के तौर पे विनर डिस्कस कर लिए जो आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो जरूर आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे जरूर पूछ लेना। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा आ रहा है कि जो आपका इंडिया का नेशनल मोटो है, ठीक है, सत्यमेव जयते, जिसका इंग्लिश में अगर आप मीनिंग देखोगे तो वो यहाँ पे आ जाता है ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स। तो अब आपको यहाँ पे ये मतलब भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए इंडिया का मोटो क्या है, जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है। ये एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपसे आगे पूछ रहा है कि ये हमने कौन से एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर से हमने यहाँ पे लिया है। तो देखो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मुंडका उपनिषद, ठीक है। मुंडका उपनिषद से बेसिकली हमने यहाँ पे जो सत्यमेव जयते है ये हमने यहाँ पे लिया है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे और क्या चीजें पता होनी चाहिए यहाँ पे इनके बारे में। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हमारे पास ना 4 संहिताज होते हैं, ठीक है। 4 संहिता, संहिताज मतलब होता है कलेक्शन। तो यहाँ पे बेसिकली आपके 4 वेद हैं, जिसमें आपका आता है यहाँ पे जैसे ऋग्वेद, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक करके थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ऋग्वेद है आपको पता होगा यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट है, आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो आपको हाइम्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे ऋग्वेदा में, वो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे इंद्र भगवान के ऊपर, ठीक है। आपको हाईएस्ट यहाँ पे एरो लगा दे रहा हूँ, मतलब हाईएस्ट हाइम्स, ठीक है। लार्जेस्ट हाइम तो यहाँ पे नहीं होगा कोई, मतलब हाईएस्ट हाइम मतलब सबसे ज्यादा अगर आप हाइम्स देखोगे तो यहाँ पे इंद्र भगवान के ऊपर ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे टोटल हाइम्स कितने आपसे अगर ये पूछते तो यहाँ पे ही है 1028, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ऋग्वेदा के अंदर आपके यहाँ पे 10 मंडल्स आते हैं, बेसिकली आपको 10 आप बोल सकते हैं एक तरीके से 10 बुक्स आपको देखने को मिलेंगी, जो कि हर एक बुक एक मंडल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ जाओ। फिर इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका यहाँ पे गायत्री मंत्र है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे ये गायत्री मंत्र है, तो गायत्री मंत्र भी बेसिकली हमने यहाँ पे ले रखा है यहाँ पे ऋग्वेदा से, ठीक है। और ऋग्वेदा में भी यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा, ये प्रेजेंट है आपका यहाँ पे थर्ड मंडल में, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, हो सकता है आपसे यहाँ पे ये भी चीज पूछ ले।
फिर इसके अलावा जैसे आपको पता होगा जो आपके यहाँ पे वर्ण है, ठीक है, जो आपके 4 वर्ण हैं, मतलब 4 वर्ण कौन-कौन से, जैसे आपके यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट वैश्य, और लास्ट है आपका यहाँ पे शूद्र, ठीक है, शूद्र। तो यहाँ पे ये जो आपके 4 हैं बेसिकली आपके वर्ण, तो इनके बारे में एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे कहाँ पे 10th मंडल में ऋग्वेदा के, ठीक है, 10th मंडल में आपके ऋग्वेदा के। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे जो प्रीस्ट होते हैं, जो यहाँ पे इस पर्टिकुलर अगर हम ऋग्वेदा की बात करते हैं, तो ऋग्वेदा में यहाँ पे प्रीस्ट जो है, इनको हम लोग बोलते हैं होत्रु, ठीक है। तो ये बस आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे सेकंड जो आपका यहाँ पे ऋग्वेदा है, सेकंड आपका आपका यहाँ पे जो वेदा है, इनका यहाँ पे नाम है सामवेदा, ठीक है। अब सामवेदा बेसिकली आपके यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मेलोडी से रिलेटेड, मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो आपके हाइम्स ऋग्वेदा में प्रेजेंट थे, उसको मिलीडियसली या फिर रिदमिक फॉर्म में यहाँ पे सामवेदा में आपको ये चीज देखने को मिलती है, किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। आप सिंपल टर्म्स में ऐसे समझ लो कि क्या कंपाइलेशन रखना है या किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है लोगों में, तो वो सब बेसिकली आपको यहाँ पे सामवेदा में देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ये मेलोडी के साथ देखने को मिलेगा। तो मतलब एक तरीके से यहाँ पे गाए जाएंगे, ठीक है, इस सिंपल टर्म्स में आप ऐसे समझ लो। फिर यहाँ पे जो आपके प्रीस्ट होते हैं इसके अंदर, तो इनको यहाँ पे बोला जाता है उदगत्रीस, ठीक है, उदगत्रीस। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर देखो आपको ऋग्वेदा में एक पॉइंट रह गया, वो है आपका यहाँ पे उपवेदा, ठीक है। ऋग्वेदा का जो उपवेदा होता है, यहाँ पे नाम होता है इसका आयुर्वेदा, ठीक है। ऋग्वेदा का यहाँ पे उपवेदा जो है, इसका नाम होता है यहाँ पे आयुर्वेदा। तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो ये आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो इसको प्लीज बिल्कुल भी यहाँ पे भूलना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा देखो अगर हम आगे बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड, तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे सामवेदा का जो उपवेदा है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे की तरफ। तो जो आपका यहाँ पे सामवेद का यहाँ पे जो उपवेद है, एक सेकेंड दो, यहाँ पे जो आपका सामवेदा का यहाँ पे जो उपवेद है, तो यहाँ पे इसका नाम है गांधार्व वेद, ठीक है, गांधार वेद। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, जो बेसिकली आप गांधार वेद बेसिकली आप यहाँ पे म्यूजिक, आपका डांस, ड्रामा, इनसे रिलेटेड है, ठीक है। आयुर्वेद आपका मेडिसिन वगैरह उन सब से रिलेटेड है। फिर यहाँ पे आपके 2 वेद और रह गए हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो थर्ड है आपके यहाँ पे यजुर्वेद, यजुर्वेद। यहाँ पे आपका जो उपवेदा है, ये है आपका यहाँ पे धनुर्वेद, ठीक है, धनुर्वेद। अब धनुर्वेद आपको यहाँ पे पता ही चल रहा है, यहाँ पे इसके नाम से, यहाँ पे ये आपका आर्चरी से रिलेटेड है, ठीक है, धनुर्वेद। तो ये आपका आर्चरी से रिलेटेड है। यहाँ पे जो प्रीस्ट होते हैं, इनको यहाँ पे बोला जाता है अध्यवरियुस, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में यार अलग हो सकता है, तो प्लीज यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन आप यहाँ पे जरूर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे नाम जरूर आपको बस यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा यहाँ पे देखो क्या बताया गया, तो यहाँ पे बताया गया सेक्रीफिशियल जो फॉर्मूलाज हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया। सेक्रीफिशियल जो आपके फॉर्मूलाज हो गए, या फिर आप एक तरीके से बोल सकते हो यहाँ पे जो प्रेयर्स हो गई, ठीक है, फॉर्मूला, या फिर आप बोलो यहाँ पे जो सेक्रीफिशियल प्रेयर्स है, उनके बारे में यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेदा में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ये याद रखना। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे फोर्थ वेदा, जिसका नाम है यहाँ पे अथर्व वेद, ठीक है, अथर्व वेद। तो अथर्व वेदा की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे इसमें स्पेल्स वगैरह के यहाँ पे बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे स्पेल्स इन द सेंस आप इसको ना मेडिसिन से रिलेट कर सकते हो, ठीक है, मेडिसिन से। तो आपको ना जनरली यहाँ पे जो क्वेश्चन देता है वो मेडिसिन से रिलेटेड देता है, कि मेडिसिन के बारे में किसमें यहाँ पे बता रखा है ऐसे तरीके से। तो वो बेसिकली आपका है यहाँ पे अथर्व वेद, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके प्रीस्ट रहते हैं, इनको यहाँ पे बोला जाता है अथर्व वहनास, अथर्व वहनास। और साथ ही साथ इनको बोला जाता है यहाँ पे अंगीरासा, ठीक है, अंगीरासा। तो यहाँ पे ये याद रखें ना। इसके साथ साथ आपका जो उपवेदा है, इस पर्टिकुलर केस में भी आपका है यहाँ पे ये आयुर्वेद, ठीक है, आयुर्वेद। तो ये इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पे जरूर याद रख लेनी है, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे एस तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा डीप में यहाँ पे वो जाएगा नहीं, पर इतनी चीज बस आपको यहाँ पे पता हो तो वही आपके लिए यहाँ पे इनफ हो जाएंगी चीजें, यहाँ पे जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं उसके केस में, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे उपनिषद की, जैसे हमने देखा था, उपनिषद में आपके यहाँ पे जो फेमस जैसे आपके आ जाते हैं, यहाँ पे मुंडका उपनिषद है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे मंडुक्या है। फिर आपका एक है यहाँ पे प्रसन्न, ठीक है, प्रसन्न। तो यहाँ पे ये 3 क्या है आपके यहाँ पे, ये उपनिषद है, ठीक है।
उपनिषद है, 1 मिनट रुको, सही से यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ पे ये तीनों, तो इनको भी आप जरूर यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये है आपके यहाँ पे उपनिषद। अब सत्यमेव जयते, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मुंडिका उपनिषद से ले रखा है, तो ये आपको यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछा है, तो आपसे यहाँ पे अलग भी पूछा जा सकता है। फिर एक आपसे जरूर पूछा जा सकता है यहाँ पे कि वाल्मीकि जी ने यहाँ पे कौन सा आपका बोल सकते हैं यहाँ पे स्क्रिप्चर लिखा है, ठीक है। तो ये जरूर आप यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लेना, जो आपकी यहाँ पे रामायण है, ठीक है। रामायण जो है यहाँ पे वो लिखी है वाल्मीकि जी ने, ठीक। फिर जो आपके यहाँ पे महाभारत है, महाभारत, तो ये बेसिकली यहाँ पे लिखी है वेद व्यास ने, ठीक है, वेद व्यास। तो यहाँ पे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनके ऊपर आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो ये जरूर आप यहाँ पे लिख लेना। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि फर्स्ट कैप्टन कौन है यहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम के वनडे इंटरनेशनल की, जब हम यहाँ पे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे इस पे आने से पहले ना मैं आपको कुछ छोटे से यहाँ पे पॉइंट बता दे रहा हूँ यहाँ पे, वो क्योंकि वो आपके अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि एज अ करंट अफेयर आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना, अभी हाल फिलहाल में आपके आईसीसी हॉल ऑफ फेम के ऊपर बहुत ज्यादा आप बोल सकते हैं यहाँ पे अभी आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे, तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकता है। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम जो है, ठीक है, हॉल ऑफ फेम जो है, ये आपका स्टार्ट हुआ था यहाँ पे 2009 से, ठीक है। तो ये पॉइंट सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अगर आपको फर्स्ट क्रिकेटर पूछे यहाँ पे कौन ऐड हुआ है, तो उनका नाम था यहाँ पे एलेक बेडसर, जो कि आपके यहाँ पे इंग्लैंड से हैं, ठीक है। तो ये आपके थे यहाँ पे फर्स्ट क्रिकेटर जो कि आपके यहाँ पे ऐड हुए थे 2009 में। और आप देखोगे यहाँ पे एक ऐड नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा आपके यहाँ पे क्रिकेटर्स ऐड हुए थे। तो जनरली आपसे ये नहीं पूछेगा कि कितने क्रिकेटर्स ऐड हुए थे वगैरह, पर पहला बस आप यहाँ पे जरूर लिख सकते हो, वरना ईयर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपका यहाँ पे जो ईयर था जिसमें ऐड हुए थे वो थे आपके यहाँ पे 2009, ठीक है। क्योंकि 2009 आपका यहाँ पे क्योंकि पहला साल था, तो बहुत सारे क्रिकेटर्स आपके यहाँ पे हॉल ऑफ फेम में ऐड किए गए थे। अब ये आपका क्यों बहुत ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि ये आपका भी याद होगा, अगर आपको याद नहीं है तो 2023 में 3 क्रिकेटर्स को यहाँ पे इंडक्ट किया गया था हॉल ऑफ फेम में, जिसमें से 2 इंडियन थे, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए आपका बहुत ज्यादा न्यूज में आया था। और अभी भी आप देखोगे तो यहाँ पे 2024 में भी यहाँ पे एक इंडियन को यहाँ पे ऐड किया गया है। अब 23 का पहले अगर हम देखते हैं, तो पहले थे आपके यहाँ पे सहवाग, ठीक है। फिर दूसरे आपके यहाँ पे हो गए अरविंद डी सिल्वा, ये आपके श्रीलंका से हैं, ठीक है। अरविंद डी सिल्वा, ठीक है, ये आपके हैं श्रीलंका से, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर इंडियन की अगर हम बात करते हैं, तो वो है आपकी यहाँ पे डियाना एडुलजी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके यहाँ पे इंडियन फीमेल, अगर हम बात करें इंडियन वुमेन क्रिकेट, ठीक है, तो वहां पे आप देखोगे, अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी जब कैप्टन की हम बात करेंगे तो वहां पे आप इनका नाम भी देखोगे। तो ये थी आपकी यहाँ पे इंडिया से। तो यहाँ पे ये 2 पर्सनैलिटी थे, सहवाग और डियाना, जो कि यहाँ पे इंडिया से थे और 2023 में यहाँ पे हॉल ऑफ फेम में यहाँ पे ऐड किए गए थे। अब यहाँ पे जो 2024 का भी हॉल ऑफ फेम आया है, ठीक है, इनकी अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी नीतू डेविड, ठीक है, नीतू डेविड, ये भी आपकी इंडियन है, ठीक है। सबसे पहले ये भी याद रख लो। और ये भी इंडियन वुमेन क्रिकेट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये भी आपकी इंडियन है और ये दूसरी इंडियन है। ये आपकी पहली इंडियन है, ये भी याद रखना, फर्स्ट इंडियन है ये, ठीक है, जो कि ऐड हुई है हॉल ऑफ फेम में। और ये जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है नीतू डेविड, ये आपकी सेकेंड इंडियन है जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में ऐड हुई है, ठीक है। फिर इसके अलावा आपको यहाँ पे अगला तो पता ही होना चाहिए, वो है आपके एबीडी, ठीक है, फेमस, वन ऑफ द फेमस। उसके बाद है यहाँ पे एलिस्टर कुक, जो आपके यहाँ पे इंग्लैंड के कैप्टन रहे, तो ये है आपके यहाँ पे एलिस्टर कुक। तो यहाँ पे 2024 में इन तीनों को हॉल ऑफ फेम में यहाँ पे ऐड किया गया। 2023 में आपके सहवाग, डियाना और अरविंद डी सिल्वा को यहाँ पे ऐड किया गया था। तो इसलिए यहाँ पे हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा न्यूज में है ये वाला टॉपिक, तो जरूर आप इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन जरूर यहाँ पे बन सकते हैं। अब देखो इसके अलावा अब हम चलते हैं अपने यहाँ पे क्वेश्चन पे, जो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा था। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि वनडे इंटरनेशनल में पहले कैप्टन कौन थे इंडियन क्रिकेट टीम के, तो वो थे आपके यहाँ पे अजीत वाडेकर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा पहला ऑप्शन। अगर आपसे बोले ओडीआई क्रिकेट के फर्स्ट कैप्टन, तो यहाँ पे इनका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लेना है। फिर देखो अगर आपको सी के नायडू दे देना, तो यहाँ पे ये अगर आपसे बोले, तो ये बेसिकली है आपके फर्स्ट कैप्टन इंडियन टीम के, फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, ठीक है। सबसे पहले चाहे कोई फॉर्मेट हो, वो उस टाइम पे जो भी फॉर्मेट चलता होगा वो अलग बात है, पर फर्स्ट अगर कैप्टन बोले तो वो आपका यहाँ पे आंसर होगा सी के नायडू। पर अगर आपको फॉर्मेट वाइज पूछ ले तो फिर अलग अलग आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ओडीआई का यहाँ पे अजीत वाडेकर हो गए। अब यहाँ पे ये भी याद रखना कि इन्होंने बेसिकली इंडिया को रिप्रेजेंट किया था एज अ कैप्टन यहाँ पे 1932 में,
ठीक है, अगेंस्ट जो इंग्लैंड हमने यहाँ पे अपना पहला मैच भी खेला था ना, जैसे आपको पता होना चाहिए अगेंस्ट इंग्लैंड हमने अपना पहला मैच खेला था 1932 में, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट मैच आप इस तरीके से यहाँ पे याद रख लेना। तो उसमें भी यहाँ पे ये कैप्टन थे, तो इसलिए यहाँ पे मैंने बोला कि अगर आपको दे दे सीके नायडू तो वो तो आपके यहाँ पे इंडिया के पहले ही कैप्टन थे, ठीक। फिर ओडीआई क्रिकेट आपका इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद फिर आपके अजीत वाडेकर हो गए यहाँ पे इंडिया के फर्स्ट ओडीआई क्रिकेटर, यहाँ पे टीम कैप्टन, ठीक है। फिर अगर आपसे T20 बोले, T20 में कौन थे यहाँ पे इंडिया के कैप्टन पहले, ठीक है, फर्स्ट कैप्टन। तो यहाँ पे बहुत लोगों को लग रहा होगा यहाँ पे कि एम एस धोनी थे, पर ऐसा नहीं है, आपके थे यहाँ पे वीरेंद्र सहवाग, ठीक है, वीरेंद्र सहवाग। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर देखो यहाँ पे हमने बात कर ली T20 ओडीआई, और यहाँ पे ये आपके उस टाइम के कैप्टन, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं वुमेन के। अब वुमेन्स में जब हम यहाँ पे जाते हैं तो वुमेन्स में सबसे पहली जो यहाँ पे कैप्टन थी, ठीक है, कोई भी फॉर्मेट हो, कोई उससे लेना देना नहीं है, फर्स्ट कैप्टन जो थी उस टाइम पे जो फॉर्मेट चलता था, तो इनका यहाँ पे नाम था शांता रंगास्वामी, ठीक है, शांता रंगास्वामी। तो ये थी आपकी यहाँ पे कैप्टन। फिर अगर आपसे बोले यहाँ की फर्स्ट ओडीआई कैप्टन कौन थी, ठीक है, फर्स्ट ओडीआई कैप्टन, अभी हम फीमेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे याद रखना मैंने तभी वुमेन लिख रखा है। तो फर्स्ट ओडीआई कैप्टन जो थी इनका नाम था यहाँ पे डियाना, ठीक है, डियाना एडुलजी, जिनको यहाँ पे हॉल ऑफ फेम में भी ऐड किया गया 2023 में। फिर फर्स्ट T20 कैप्टन की अगर आपसे पूछा जाए कि कौन है, यहाँ पे थी, ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, इनका नाम है यहाँ पे मिथाली राज, जिनके ऊपर मूवी भी बन चुकी है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट फर्स्ट कैप्टन वगैरह के बारे में अगर आपसे कभी भी पूछता है तो आपको ये सब याद रख लेना है। इसके अलावा देखो आपको यहाँ पे और क्या याद रखना है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है 1983 का वर्ल्ड कप याद रखना है, कैप्टन कौन थे यहाँ पे, कपिल देव, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा फिर आप यहाँ पे 2007 का और 2011 का वर्ल्ड कप याद रख सकते हो, यहाँ पे कैप्टन कौन है, यहाँ पे MSD, ठीक है, नंबर 7। इसके अलावा फिर आपके यहाँ पे 2024 का जो आपका वर्ल्ड कप है, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया ने जीता, तो यहाँ पे याद रखना है रोहित शर्मा, ठीक है, हिटमैन शर्मा। तो यहाँ पे ये तीनों कैप्टन आपको याद रखने हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे वर्ल्ड कप जीते, तो इससे रिलेटेड भी आपको पूछ सकते हैं कौन से साल में जीता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको जरूरी है कि आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर देखो यहाँ पे MSD में तो ये तो हो गए वर्ल्ड कप, पर आपको ये भी पता होना चाहिए हमने यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी भी इनके अंडर जीत रखी है ना, ये तो आपको यहाँ पे पता ही होगा, क्रिकेट के तो आप अगर फैन हो तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी हमने यहाँ पे इनके अंडर जीत रखी है 2013 में, ठीक है, 17 में हम फाइनल में आए थे विराट कोहली के अंडर कैप्टनसी में, पर हम हार गए थे पाकिस्तान से, ठीक है। अब वो होता रहता है, उसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, पर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको यहाँ पे जरूर याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि आपको क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं, चाहे आप आईपीएल की बात कर लो, कोई निकनेम से रिलेटेड बात कर लो, या फिर अभी जैसे क्रिकेट से रिलेटेड ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है, तो हमने पहले भी डिस्कस कर रखी है बहुत सारी चीजें, अभी भी हम यहाँ पे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वो हम डिस्कस करते रहेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर था अजीत वाडेकर। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आपकी साउंड वेव्स होती है, ये आपकी किस तरीके की वेव्स होती है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये आपकी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपका एक टर्म होता है मैकेनिकल वेव्स का। अब मैकेनिकल वेव्स के अंदर बेसिकली आपको यहाँ पे दो तरीके की वेव देखने को मिलती है। एक है आपकी यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, और एक आपकी होती है यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव में जैसे आपको इस तरीके से कुछ पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से, फिर यहाँ पे थोड़ा ज्यादा गैप, फिर इस तरीके से। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे कहने का, कि यहाँ पे जो आपको एक साथ देखने को मिल रही है ना, अगर आपसे इस तरीके से डायग्राम देकर अगर कभी पूछे तो याद रखना ये आपका होता है यहाँ पे कंप्रेशन, ठीक है। इसी तरीके से इधर वाला भी यहाँ पे कंप्रेशन हो जाएगा, पर यहाँ पे ये वाला जो केस है ये बेसिकली होता है आपका यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन, ठीक है, रेयर फ्रैक्शन, यहाँ पे जहाँ पे दूर दूर जा रही है चीजें, ठीक है। फिर इसके अलावा आप यहाँ पे जो ट्रांसवर्स वेव में जब जाओगे, तो ट्रांसवर्स वेव में बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न बन रहा है, जो आपका एनालॉग सिग्नल जैसा आप जो देखते हो वो बन रहा है। तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जो आपको इस लाइन से ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे चेस्ट, नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ट्रफ, और ये जो आपका यहाँ पे एरिया है जो आपका लाइन से लेके यहाँ पे उठा हुआ है ये वाला, ठीक है, इसको हम बेसिकली बोलते हैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। और इस एंगल मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेके यहाँ से इस सेकेंड वेव के यहाँ पे अपर आने तक, ठीक है, ये इसको हम बेसिकली बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखते हैं ना। अब इसके अलावा देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है दोनों में। जो यहाँ पे मीडियम का पार्टिकल होगा ना, यहाँ पे जो पार्टिकल होगा वो बेसिकली यहाँ पे वाइब्रेट करेगा इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपकी यहाँ पे वेव जा रही होगी। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा यहाँ पे साउंड वेव का,
ठीक है, जिस वेव आपकी जो वेव है जिस डायरेक्शन में जा रही होगी उसी डायरेक्शन में यहाँ पे जो मीडियम का पार्टिकल है वो बेसिकली यहाँ पे वाइब्रेट करता है उसी सेम डायरेक्शन में। पर यहाँ पे जो आपका पार्टिकल रहेगा वो बेसिकली आपका परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। तो यहाँ पे ये छोटा सा पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे जो मीडियम का पार्टिकल होगा वो आपका वाइब्रेट करेगा परपेंडिकुलर, जिस डायरेक्शन में आपकी जा रही होगी वेव उस डायरेक्शन में जो वाइब्रेट करता है वो आपका लॉन्गिट्यूडनल में काउंट होता है। ठीक है, तो ये छोटे से यहाँ पे आपके पॉइंट्स है, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे तो जो और इम्पोर्टेंट रह सकता है आपको यहाँ पे, जैसे पहले ही बता चुका हूँ शायद, अगर नहीं बताया तो यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। फ्रीक्वेंसी आपका होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। और वहीं पे अगर आप टाइम पीरियड की पूछोगे, टाइम पीरियड यहाँ पे क्या होता है, तो टाइम पीरियड आपका हो जाएगा 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की ना आपकी ऐसा यूनिट होती है यहाँ पे हर्ट्स, और साथ ही साथ हम इसको लिखते हैं सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये भी याद रखना क्योंकि टाइम की क्या होती है, सेकेंड होती है, तो यहाँ पे जब उसको ऊपर भेजोगे तो -1 में लग जाएगा, तो ये इस तरीके से याद रख लेना। फिर यहाँ पे स्पीड ऑफ वेव आप यहाँ पे याद रख सकते हो। स्पीड ऑफ वेव्स यहाँ पे जब आप वेव लेंथ को मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से, तब आपकी यहाँ पे स्पीड निकल के आती है वेव की, ठीक है। तो ये छोटा पॉइंट है यहाँ पे, बस इसको यहाँ पे नोट डाउन जरूर कर लेना। उसका नेक्स्ट आपका है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछ रहा है कि जो आपका स्ट्रेच है यहाँ पे मुंबई टू गोवा वेस्टर्न कोस्ट पे, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको जैसे पता होगा कि आपका यहाँ पे सदर्न एरिया कुछ इस तरीके का है यहाँ पे इंडिया का, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है यहाँ पे उड़ीसा, उड़ीसा बोल लो या फिर उड़ीसा बोल लो, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है यहाँ पे आंध्र प्रदेश, नीचे आपका है तमिलनाडु, इधर की तरफ है आपका यहाँ पे केरला, फिर ऊपर की तरफ है यहाँ पे आपका आ जाता है कर्नाटका, कर्नाटका। ये वाला जो एरिया है ये आपका है यहाँ पे गोवा, फिर ऊपर आ जाता है आपका यहाँ पे महाराष्ट्र, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पे चलता है। तो ये पॉइंट याद रखना, नीचे वाला यहाँ पे मैं कर्नाटका कर दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो गोवा के नीचे आप बोल लो एक तरीके से। तो ये है आपका यहाँ पे कर्नाटका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो किस तरीके से जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनेगा, जो आपको यहाँ पे भी पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका यहाँ पे केरला और यहाँ पे ये कर्नाटका वाला रीजन है ना, ये नॉर्दर्न मतलब कंप्लीट केरला बोल लो, और सदर्न कर्नाटका का जो यहाँ पे कोस्ट लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमें दे रखा है यहाँ पे, थर्ड हट जाएगा। फिर कन्नड़ प्लेन तो हमारा होना नहीं है क्योंकि कोस्ट के बारे में पूछता, कन्नड़ प्लेन आपका कर्नाटका में बीच में रहेगा, वो अलग चीज है, ठीक है। फिर अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे जो आपका ये आंध्र प्रदेश है और जो ये आपका तमिलनाडु है, ये वाली जो कोस्ट है ना, ये वाली कोस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। और इस पर्टिकुलर नाम की आपकी एक ट्रेन भी चलती है, कोरोमंडल एक्सप्रेस, अगर आपने यहाँ पे नाम भी सुना होगा, ठीक है। तो ये याद रखना। अब इसके अलावा आपका यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कोरोमंडल भी नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोंकण हो जाएगा। वैसे भी आपको लैंग्वेज के हिसाब से भी पता होना चाहिए था कि गोवा में कोंकण भाषा के रिलेटेड भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए था। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा यहाँ पे, कोंकण। और ये आपका देखने को मिलेगा यहाँ पे महाराष्ट्र, गोवा और नॉर्दर्न कर्नाटका में, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना नॉर्दर्न में आपका रहेगा यहाँ पे कोंकण कोस्ट, नीचे की तरफ जाओगे कर्नाटका में तो वो हो जाएगा मालाबार कोस्ट। फिर जो ये उड़ीसा या फिर ओडिशा वाला यहाँ पे जो कोस्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं उत्कल कोस्ट, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये आपको यहाँ पे कहीं पूछा नहीं है पर यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ अलग से क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। वहीं पे देखो अगर आपसे बोले कि लार्जेस्ट कोस्ट लाइन कौन से स्टेट की है, लार्जेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ स्टेट मतलब कौन से स्टेट की, अगर ऐसा पूछे तो आपको स्टेट का नाम पता होना चाहिए, वो है आपका यहाँ पे गुजरात, ठीक है। गुजरात की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है इंडिया में, अगर हम बात करें इंडियन स्टेट की हम बात कर रहे हैं, तो इंडिया में सबसे बड़ी यहाँ पे गुजरात की कोस्ट लाइन है। वहीं पे एक एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्क कर लो, अगर आपसे पूछते हैं यहाँ पे कि लार्जेस्ट बॉर्डर जो है इंडिया कौन सी कंट्री के साथ शेयर करता है, ठीक है। तो याद रखना इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं लार्जेस्ट बॉर्डर इंडिया शेयर्स, इस तरीके से, ठीक है, इंडिया शेयर्स, तो उस केस में आपका आंसर होगा यहाँ पे बांग्लादेश। वहीं पे शॉर्टेस्ट की अगर आपसे बात करें कभी कोई, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे अफगानिस्तान, क्योंकि आपको पता है हम पीओके इंडिया का ही हिस्सा है, तो हम इंडिया में ही मान के चलते हैं, और पीओके का जो एरिया है थोड़ा सा वो आपका अफगानिस्तान के साथ लगता है, तो इसलिए हम एक तरीके से हम बोलते हैं कि अफगानिस्तान के साथ हमारा यहाँ पे बॉर्डर है, ठीक है। पर क्योंकि वो ऑक्यूपाई कर रखा है, पर वो क्वेश्चन जो आपका एग्जामिनर पूछेगा वो इस तरीके से नहीं पूछेगा, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ भी हमारा बॉर्डर बनता है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे अपना कंप्लीट मैप लेके चलते हैं, तो आपको उसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं।
फिर वहीं पे जो हमने बाकी चीजें डिस्कस करी है, लार्जेस्ट बॉर्डर याद रख लेना इंडिया का रहता है यहाँ पे बांग्लादेश के साथ। तो यहाँ पे मैं इंडिया बांग्लादेश हटा के सिर्फ बांग्लादेश लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो लार्जेस्ट है यहाँ पे बांग्लादेश के साथ, और स्मॉलेस्ट है आपका यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ। और लार्जेस्ट क्यों है बांग्लादेश के साथ, आपको पता ही है, कंप्लीट बांग्लादेश आप देखोगे तो इंडिया के अंडर ही है एक तरीके से, मतलब कवर आपका यहाँ पे इंडिया ने हर तरफ से उसको कर रखा है, बस एक तरफ उसका यहाँ पे सी लगता है, वो है आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक है। बाकी हर तरफ से यहाँ पे वो इंडिया से ही कवर है। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे याद रख लेना, जो आपको क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं यहाँ से। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे बोल रहा है कि मुस्लिम लीग कब फाउंड हुई थी, ठीक है, कौन से साल यहाँ पे मुस्लिम लीग फाउंड हुई थी, आपसे डायरेक्टली बस यहाँ पे ईयर पूछ रहा है। तो ये तो हमने यहाँ पे देखो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये आपकी फॉर्म हुई थी 1906 में, ठीक है। और ये आपको याद रखना है कि कहाँ पे हुई थी, अगर ये पूछे तो ये आपकी थी यहाँ पे ढाका में, जो कि आपका प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश के अंदर आता है, ठीक है। उस टाइम पहले इंडिया में था, फिर कुछ टाइम बाद आपको देखने को मिला था यहाँ पे जब ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान हुआ था, तो उस टाइम आपका पाकिस्तान की टेरिटरी में आता था बांग्लादेश। फिर आपका यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस में अगर देखोगे, ढाका आपका यहाँ पे बांग्लादेश की कैपिटल भी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर जो आपकी मुस्लिम लीग है, ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो फर्स्ट मुस्लिम पार्टी थी ये जो बनी थी। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि फर्स्ट मुस्लिम पार्टी अगर आपसे पूछे कौन सी बनी थी, तो वो थी आपकी यहाँ पे मुस्लिम लीग। फिर वहीं पे अगर आपसे इसका फाउंडर पूछा जाए, ठीक है, तो फाउंडर था यहाँ पे ख्वाजा नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पे फाउंडर भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब इसके अलावा आपसे यहाँ पे और क्या पूछ सकते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने, क्योंकि वही एक मेन चेहरा था ना यहाँ पे मुस्लिम लीग का, तो वो बेसिकली यहाँ पे कब ज्वाइन करी थी, ये आपसे पूछ सकता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखनी है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ पे ये ज्वाइन करी थी 1913 में, ठीक है, ज्वाइन करी थी यहाँ पे मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, 1913 में करी थी। फिर आपसे पूछ सकता है यहाँ पे कि मुस्लिम लीग का फर्स्ट सेशन जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो ये याद रखना है, पहले तो याद रखना कब हुआ था, 1907 में हुआ था, और कराची में हुआ था, ठीक है, कराची में हुआ था और 1907 में हुआ था। फिर जब एक बार इंडिया को यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे जब इंडिपेंडेंस मिल गई थी, ठीक है, तो आपको पता होगा कि इंडिया यहाँ पे दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया था, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। तो जैसे ही पाकिस्तान बना, उसी दिन बोल लो, उसी टाइम बोल लो, आपकी मुस्लिम लीग क्या हो गई थी, यहाँ पे डिसॉल्व हो गई थी। तो 1947 में 14 अगस्त थी, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे भी होता है, हमारा 15 है, उनका 14 होता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि उसी दिन बेसिकली उन्होंने यहाँ पे फिर मुस्लिम लीग को यहाँ पे कंप्लीटली क्या कर दिया था, डिसॉल्व कर दिया था, ठीक है। और मुस्लिम लीग से रिलेटेड ना आपकी एक और पर्सनैलिटी है जिसका नाम है यहाँ पे सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान। पर इनसे रिलेटेड आपसे जो क्वेश्चन बनता है वो आपसे बनता है कि इन्होंने एक बेसिकली स्टार्ट करी थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बस याद रखना कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अगर फाउंडर आपसे पूछा जाए, तो वो था आपका यहाँ पे सैयद अहमद खान, ठीक है। तो वो थे आपके सैयद अहमद खान। तो ये आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, मुस्लिम लीग से रिलेटेड और हमारे यहाँ पे इन सब कुछ चीजों से रिलेटेड, ठीक है। अब उसके अलावा देखो, आपको एक छोटा सा पॉइंट और याद रख लेना कि 1940 में, ठीक है, ये ईयर याद रखना, 1940 में बेसिकली जो आपकी यहाँ पे मुस्लिम लीग थी, ठीक है, जो आपकी यहाँ पे मुस्लिम लीग थी, इन्होंने 1940 में बेसिकली एक रेजोल्यूशन यहाँ पे पास करा था, या फिर बोल सकते हो आपकी रेजोल्यूशन की यहाँ पे डिमांड करी थी, ठीक है। किस चीज की डिमांड करी थी, इंडिपेंडेंट स्टेट की, इंडिपेंडेंट स्टेट की यहाँ पे डिमांड करी गई थी मुस्लिम लीग के थ्रू एक रेजोल्यूशन के अंदर 1940 में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने ये सब चीजें लिखवाई हैं, तो यहाँ पे इसको जरूर याद रख लेना, ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमने यहाँ पे डिस्कस करे, और ये ज्यादातर जितने भी हमारे क्वेश्चन थे इस वीडियो के वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अगर आपको किसी में कोई भी डाउट होता है, कोई सजेशन होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। टेलीग्राम चैनल का आपको यहाँ पे नाम दिख रहा है, इसको ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक तरीके से टैग है ये, इसको डालोगे तो आपको नाम आ जाएगा वहाँ पे रिवील जी के, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना। और साथ ही साथ अगर आपको नहीं मिलता है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह एकदम फ्री आपको मिल जाएंगी, जितनी भी चीज हम यहाँ पे क्लासेस में कर रहे हैं वो सारी पीडीएफ आपको एक्जैक्टली फ्री मिल रही है। तो आपको एंड रिवीजन के लिए वो आपके लिए यहाँ पे यूजफुल रहेंगी। पर अभी भी मैं आपको ये बोलूंगा कि अपने नोट्स खुद बनाओ, जितना भी मैं यहाँ पे लिखवा जरूर रहा हूँ, पर जितना ज्यादा आप खुद लिखोगे उतना ज्यादा आपकी यहाँ पे रिवीजन होती रहेगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।